नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज़ीज़ेन के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आपका जो संडे को पहला वेट हुआ था, उसके आप सभी ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे और हमारे पास अभी जो डेटा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम भी उन मार्क्स को एनालाइज़ कर रहे हैं। लेकिन जो हमें अभी अपनी फर्स्ट एनालिसिस में जो हमारे सामने आया है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 10 से 15 बच्चे ही 40% का क्राइटेरिया पार कर रहे हैं। इट्स शॉकिंग। इतने सारे मतलब था, आराम से 1000 बच्चों के आसपास ने ऑफलाइन टेस्ट दिया था। उसमें से सिर्फ 10 से 15 बच्चे ही 40% का क्राइटेरिया पार कर रहे हैं। चलिए हम इसके वीडियो सॉल्यूशन पे तो बाद में आएंगे, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे 5 से 7 मिनट चर्चा करना चाहूँगा। कार्ल मार्क्स ने एक बात बोली थी, क्या कि दैट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह, बाद में एक मजाक की तरह। जो आपका 6 जुलाई 2025 में जो आपका पेपर हुआ था, वो आपके लिए एक ट्रेजेडी थी। ट्रेजेडी क्यों? क्योंकि उस टाइम आप उस तरीके के पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं थे। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके सामने लेंदी पेपर आ गया, लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड पेपर आ गया। उससे पहले जो आपने प्रिपरेशन की थी, उसमें आपने हमेशा वन लाइनर और मतलब इतना लेंदी पेपर के लिए कभी तैयार ही नहीं थे आप। तो उस टाइम जो आपके साथ हुआ वो ट्रेजेडी थी। उस बात को आज लगभग अपने मान के चलें तो फरवरी चल रहा है, ये फेब है, और उस बात को आराम से 7 से 8 महीने हो गए। लेकिन हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, क्या हमने जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई थी उससे हमने कुछ सीखा? जो ये संडे को आपका टेस्ट हुआ है, उसको देख के तो नहीं लग रहा कि हमने कुछ सीखा है अभी तक। अभी ये रिजल्ट देख के ऐसा लग रहा है कि हम अपने साथ मजाक कर रहे हैं, हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। जो सेम चीजें आपके साथ उस दिन हुई थी 6 जुलाई को, वो सेम चीजें आपके साथ 8 फेब को हुई। आपने 64 पेज का पेपर देखा, आपका वापस वही फियर साइकी हिट हुई आपको, आप डर गए, उसी टाइम आप डर गए। एक है ना, मतलब बहुत फेमस बात बोली जाती है कि युद्ध रणभूमि में लड़े जाने से पहले मन भूमि में लड़ा जाता है। जो इंसान, एक हारा हुआ इंसान, जो मैदान में जो हारा हुआ इंसान है वो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आपको अपने ये जो फियर साइकी है ना, इसको पीछे छोड़ना होगा। आपके अंदर जो अभी डर बैठा हुआ है लंबे क्वेश्चंस करने ना करने का, लेंथी पेपर ना सॉल्व करने का, इस डर का जो इनर्शिया है, आपको उससे ऊपर उठना पड़ेगा। एक बहुत फेमस वो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं आपके, डैनियल गोलमैन। उन्होंने एक बात बोली थी कि आपको सक्सेस पाने के लिए आपको सक्सेस पाने के लिए 90% तो EQ चाहिए होता है और 10% IQ चाहिए होता है। EQ स्टैंड्स फॉर इमोशनल क्यूशेंट, कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है ना, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आप में जरूर होनी चाहिए। जब तक आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपने लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। इस एग्जाम में आप सभी को ऐसा लग रहा है कि आपके पास नॉलेज कम है, लेकिन यहां पे ही आप गड़बड़ी कर रहे हो। आपके पास नॉलेज है लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जब आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है तो आप बिखर रहे हो, आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा प्रेशर क्या है इस एग्जाम में? वो 3 जो आवर्स आपको मिल रहे, 3 घंटे जो आपको मिल रहे हैं, आप उस पे 150 क्वेश्चन ना पढ़ पा रहे हो, ना उनको एनालाइज कर पा रहे हो, अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी कमी है। और आप लोग सोच रहे हो कि आपके जो अभी आपके पास नॉलेज नहीं है, जो IQ वाला पार्ट है वो आपका कम है।
आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज है, बस आपको उसको पहचानना है, उसको अनलैश करना है अपने आप को। एक दूसरा जो डाउट, हमारे पास फोन्स भी आए थे उसके टेस्ट होने के बाद, एक कि आरपीएससी शायद इस बार इजी पेपर दे दे। आरपीएससी, मुझे इसका बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि आरपीएससी इजी पेपर देगा। उसका कारण बता रहा हूं, क्योंकि आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो बार बार आके बोल रहे हैं कि हम अपना पैटर्न यूपीएससी के पास लेके जा रहे हैं। यूपीएससी हमेशा से ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस देती है, खास करके उसने 2018-19 के बाद अपना जो स्तर है वो बढ़ाया था। उसने सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस दिए थे, लेंथी क्वेश्चंस, उलझाने वाले क्वेश्चंस, लेकिन बच्चों ने वहां पे अपने इमोशंस पे काबू पाया और 2 घंटे के अंदर उन क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखा और वो पार हो गए। सेम चीज अपने को सीखनी है कि अपने उन जो हमें 3 घंटे मिल रहे हैं उनका हम कैसे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें, कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, कैसे हम स्मार्ट मतलब वे ऑफ अटेंडिंग दिस क्वेश्चंस वो सीखें। ये हम सब इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। एंड तीसरी बात, जिन लोगों के भी 40% से ऊपर नंबर आ रहे हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। आपने अगर इस पेपर में आप 40% स्कोर कर रहे हो ना इस टेस्ट के अंदर, तो आप प्रिपेयर हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। अब बस आपको करना क्या है कि आपको अपना जो फर्स्ट पेपर है उसे मैनेज करना है, एंड इसमें जो अभी तक आप करते आ रहे हो वो करते रहिए। बहुत हाई चांसेस है कि आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए तो अपने शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, गैर सरकारी विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के वे सदस्य जो मंत्री नहीं होते हैं उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है और उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने से 1 महीने पहले उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को देनी होती है। संसदीय इतिहास में अभी तक 14 गैर सरकारी विधेयक ही कानून बन पाए हैं और पहला पारित गैर सरकारी विधेयक मुस्लिम वक्फ विधेयक 1952 है, जबकि अंतिम पारित गैर सरकारी विधेयक 1970 में कानून बना था। संविधान संशोधन के लिए गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो जो पहली और चौथी स्टेटमेंट है उसमें किसी को डाउट नहीं आया हुआ होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। ये जो पहली स्टेटमेंट है, ये जो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। और जो चौथी स्टेटमेंट है, ये हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उस टाइम हम अच्छे से पढ़ते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स रहते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करने के लिए बिल प्रस्तुत कर सकते हैं। तो 1 और 4 तो सही है, तो 1 और 4 या तो ऑप्शन नंबर 1 में है या आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, तो आपका 2 और 3 तो कट गया वैसे ही। अब आपको देखना है दो ऑटोमेटिकली सही हो गया कि दोनों ऑप्शंस में। अभी आपको देखना सिर्फ थर्ड में बोल रहा है कि केवल अभी तक 14 गैर सरकारी विधेयक ही पारित हुए हैं और ये वो पहला जो 1952 में हुआ और आखिरी 1970 में हुआ। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। अगर आप श्योर जब आप 50-50 पे पहुंच जाओ ना, मतलब 2 ऑप्शंस पे पहुंच जाओ, 50-50% पे आप आ जाओ, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वहां पे आपके क्वेश्चन सही होने की और गलत होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है। अब या तो आप इसमें से 1 2 3 4 मारोगे या 1 2 4 मारोगे। अब जिसको पता होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक सिर्फ 14 ही पारित हुए हैं, तो हम जनरली हमने पढ़ा हुआ होता है, तो हम इसका आंसर 1 2 3 4 मारते हैं। ये काइंड ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन था, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी। ये अगला क्वेश्चन, सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय के वाद निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का भाग है। अनुराधा बसीन बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का भाग है और एक मूल अधिकार है। कि होतो होलन बनाम जाचिल्लुहु वाद संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अध्यक्ष या सभापति द्वारा दिए गए निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कैदी की तीव्र सुनवाई इसका मूल अधिकार है, वह अनुच्छेद 21 का भाग है। उपयुक्त में कितने कथन सत्य हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4? सभी। ये क्वेश्चन मैं कैटेगराइज करूंगा वेरी हार्ड में।
इसका कारण है कि इसमें 4 स्टेटमेंट है, चारों में आपके पास फैक्ट है या तो, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी देखिए आप, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, ये इस टाइप वाली, ना तो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन लग सकता है ना कुछ और। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो इस टाइप के ऑप्शंस है उसे सिर्फ यूपीएससी ने पूछा है, वो भी 1 या 2 साल में। बाय चांस हम प्रिपेयर कर रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, आपकी जो मतलब प्रिपरेशन है उस लेवल तक लेके जाने के लिए कि वहां पे आपको जो वर्स्ट केस दे दो तो भी आप उसमें सक्सीड कर सको। तो इसमें इसमें इस क्वेश्चन को सिर्फ उन्हीं लोगों को अटेम्प्ट करना था जिनको इनकी 4 स्टेटमेंट की पूरे अच्छे तरीके से पता था, अदरवाइज इसको ये क्वेश्चन स्किप मारने वाला था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 2017 में ये केस पुट्टा स्वामीवाद बहुत फेमस था। ठीक है, और ये मतलब राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड भी था और 21 से रिलेटेड भी था, ये सब कुछ सही है, लेकिन इसमें खेल कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 7। क्या ये सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्णय दिया था? नहीं, 7 ने नहीं दिया था, 9 ने दिया था। और ये क्वेश्चन आरपीएससी की पीवाईक्यू में भी है, एक एग्जाम ने आरपीएससी ने पूछ भी रखा है ये क्वेश्चन। जहां पे कहीं पे उसे ना, जब एग्जामिनर होता है वो पेपर सेट करता है, जहां कहीं उसको डिजिट मिलती है ना, वेदर इट बी अ डेट, किसी कोई तारीख मिल जाए उसे या कुछ ऐसा मिल जाए, तो वहां पे उसके लिए खेल करना बहुत आसान होता है, उसको एक डिजिट ही बदलनी होती है, तो वो उसका पसंदीदा ये मतलब जोन होता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। दूसरी, अनुराधा बसीन बनाम भारत संघवाद 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि इंटरनेट का पहुंच का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है। अनुराधा बसीन केस है वो राइट टू इंटरनेट से रिलेटेड है, ये फैक्ट बिल्कुल सही है। ये केस आया था, ये बेसिकली रिलेटेड था जे एंड के में जब इंटरनेट शटडाउन हुआ था उस टाइम ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 21 में रखने की बजाय आर्टिकल 19 में रखा था। आर्टिकल 19 में भी ट्रेड एंड राइट टू स्पीच के अंडर, तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई क्योंकि 21 की जगह 19 था। अब तीसरा कि हो तो हलन बनाम, ये आपके 10th जो शेड्यूल होता है उससे रिलेटेड है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था आपका। और चौथा, हुसैन खारा खातून बनाम, ये पीआईएल से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कैदी की तीव्र सुनवाई इसका मूल अधिकार है, वह अनुच्छेद 21 का भाग है, ये भी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा आपका स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर आएगा केवल 2। और जो ये हुसैन खारा खातून है, इसको मदर ऑफ पीआईएल भी बोला जाता है इंडिया के अंदर, तो एक एडिशनल जानकारी थी आपके लिए। पर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें स्किप मारना होता है आपको एग्जाम में, क्योंकि इसमें आप कभी भी क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाओगे इतने सारे फैक्ट्स को, इतनी सारी स्टेटमेंट्स को। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि ये आप इसको स्किप मारो। और स्टार्टिंग में इन क्वेश्चंस को देने का मकसद था कि आपको अनसेटल किया जाए। भाई 5 से 7 क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिए जो आपने कभी सुने भी नहीं हुए, कभी दिए भी नहीं हुए, तो उन क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में हमने इसलिए डाला कि थोड़े से आप उसको देख के असहज महसूस करो, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप क्वेश्चन पेपर खोलते हो आपको 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिले जो बिल्कुल भी आपको नहीं आते, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि मुझे पेपर नहीं आता। उस केस में आपको क्या करना होता है कि मान लो आपको 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो आपको लगातार नहीं आ रहे, तो आप पेपर उठाइए, उसे उल्टे से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको उल्टे में भी हो रहा है कि लास्ट के 5-7 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो बीच में से पेपर खोलिए, लेकिन कभी भी किसी भी केस में आप पेपर के अंदर डीमोटिवेट मत होइए। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, कभी भी ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए। ठीक है, सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन को छांटिए। एक आप आज से ही अपनी मतलब एक हैबिट बनाइए कि जब कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसी टाइम आप ये सत्य कथन पूछ रहा है या असत्य कथन पूछ रहा है, इसके ऊपर अपना एक गोला कर लें। हर पेपर के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे करेक्ट और नॉट करेक्ट इसकी वजह से गलत होते हैं, तो इसको और 2-3 क्वेश्चन डिसाइड कर देते हैं कि हमारी कट ऑफ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमेशा से इसकी तो आप आज से ही हैबिट बना लीजिए। ये कथन असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, आपको कुछ आए ना आए, इस पे राउंड करके बैठ जाइए आप। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है, सीपीआई की स्थापना दिसंबर 1925 में कानपुर में आयोजित एक कम्युनिस्ट सम्मेलन में हुई। डोंट नो पता है हुई थी या नहीं हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सिंगारेवेलु चेट्टियार, जबकि प्रथम सचिव एस.वी. घाटे और जे.पी. बगरहट्टा थे, नहीं पता। भारत के प्रथम गैर सरकारी सीपीआई की 1957 में केरल राज्य में बनी
पहली सरकार कांग्रेस की गैर सरकारी सरकार सीपीआई की 1957 में केरल राज्य में बनी, जिसकी मुखिया ईएस नंबूद्री बात थे। ये लगभग लोगों को वैसे पता होता है कि ये पूर्ण बहुमत के साथ नहीं थी। ठीक है, फिर भी हम फोर्थ स्टेटमेंट बात है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में छह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों में से एक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिसेंट से 2023 में इसकी जो मतलब राष्ट्रीय मान्यता था ना, वो रद्द कर दी गई थी। तो आपकी चौथी स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे हमारे पास असत्य कथन का भी पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिसंबर 2025 में ये 100 साल पूरे कर रही है। तो 100 साल 2025 में से 100 माइनस करोगे कितना आएगा, 1925। 1925। अगर आपको ये वैसे बेसिक फैक्ट है कि जब हम हमारे सिलेबस में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज का जब हम पढ़ते हैं तो हम उनमें पढ़ते हैं कि उनकी स्थापना कब हुई और कहाँ पे हुई। तो ये बेसिक नॉलेज का पार्ट था। तो एक बिल्कुल सही है, और अपने को पूछ रहा है असत्य कथन, तो एक काटो, एक इसमें नहीं आएगा, एक थर्ड में नहीं आएगा, एक फोर्थ में नहीं आएगा, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 2, 3, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपको वहां पे बैठ के दिमाग लगाना है, अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चंस को सोचना है। और हमेशा एक एग्जाम में एक आप चीज कीजिएगा, टॉकिंग टू योरसेल्फ। टॉकिंग टू योरसेल्फ का मतलब, एग्जाम में जब बैठते हो ना आप, तो उस टाइम आप अपने 3 घंटे है ना, उसको पेपर में पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दीजिए, दे दीजिए। हाथ, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कान पे अपने हाथ रखिए और क्वेश्चन को पूछिए क्या ये है कि नहीं है, कि नहीं है, अपने आप से पूछिए। जब इस तरीके से आप अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाएंगे ना, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर बी। एक आपसे छोटा सा अनुरोध भी था, मेरा हमेशा अभी तक जो प्राइमरी मीडियम रहा है वो इंग्लिश है। ठीक है, और जो अभी मुझे जनता देख रही है, जो सुन रही है, उसमें 99% जो जनता है वो हिंदी मीडियम से है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से कर पाऊं हिंदी का। बट कहीं भी अगर मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो आप भी थोड़ा दिल बड़ा रखिएगा, धीरे धीरे मैं वो भी सही कर लूंगा। ठीक है, पर ये मेरा वादा है कि आपको सिखा के बहुत कुछ जाऊंगा मैं, और आपसे सीखे भी। फोर्थ क्वेश्चन हो गया क्या अपना? ठीक है, अब आ गया आपका। और ये इनको क्वेश्चन को करंट को देने का वो क्या था, रीजन क्या था, वो मैं भी बता देता हूँ आपको। हमने क्वेश्चन में डाले क्यों थे, क्योंकि ये जो प्राइवेट मेंबर बिल था ना, तो 1 दिसंबर के अंदर 10th शेड्यूल को अमेंड करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया था। तो उसके संदर्भ में हमने ये क्वेश्चन डाला था। जब आप जुलाई वाला पेपर जो हुआ था, आप उसको एनालाइज करोगे, एंड जो रिसेंट का जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उसको भी एनालाइज करोगे ना, तो आप एक कॉमन ट्रेंड फाइंड आउट करोगे कि जो करंट के क्वेश्चन है ना, जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनके अंदर जो एडिटोरियल आ रहे हैं, जो एक्सप्लेन पोर्शन के आ रहे हैं ना, वहां से वो उठाता है, उनको उठाता है इन द सेंस कि वहां से इशू पकड़ता है वो, और फिर वो जाता है स्टैटिक के अंदर, आपके जो भी उसकी स्टैटिक की बुक होगी, जहां भी, अगर वहां से जाके क्वेश्चंस पूछेगा। तो आपको करंट भी इस तरीके से ही प्रिपेयर करना है अपने आप को। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया अपना। और ये सीपीआई के 2025 में 100, ये भी करंट से था। अब ये आ गया आपका संसद विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन, वीबी ग्राम जी। अब आप इसको वीबी ग्राम जी पढ़ो या जी राम जी पढ़ो, वो आप पे है। ठीक है, जो बीजेपी वाले इसको वीबी जी राम जी पढ़ते हैं। इसलिए विधेयक पारित किया गया जिसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून मनरेगा का स्थान लेगा, जिसमें 100 दिन के रोजगार का प्रावधान था, जबकि वीबी ग्राम जी में 125 दिन का है। यह केंद्र राज्य वित्त पोषण पैटर्न को परिवर्तित करता है। इसमें खेती के व्यस्त समय जैसे बुआई कटाई में 60 दिनों तक योजना को स्थगित करने का प्रावधान करता है। यह विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के निर्माण को अनिवार्य बनाता है। ये जो आपका कोई भी एक्ट लेके आया जाता है ना, किसी एक्ट में अमेंडमेंट लेके आया जाता है, वो किसी ना किसी कारणवश लेके आया जाता है। जो एमजी नरेगा एक्ट था ना, वो रूरल इकोनॉमी के लिए, मतलब इंडियन रूरल इकोनॉमी को जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जो आपका एमजी नरेगा आया था। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज थे, चैलेंजेस थे। उन्हीं चैलेंजेस के कंटेक्स्ट में इस जो अमेंडमेंट है, ये नया एक्ट है, वो लाया गया है। उसमें चैलेंजेस क्या थे? पहला चैलेंज था कि
सबसे बड़ा इसमें इशू अगर ग्राउंड लेवल पे आ रहा था ना, ये था कि एग्रीकल्चर में जो लेबर थे ना इस एक्ट के आने के बाद उसकी सप्लाई घट गई, क्योंकि लेबर को एक अल्टरनेट मिल गया एमजी नरेगा के फॉर्म में, तो वो एमजी नरेगा में जाने लगा, तो एग्रीकल्चर के लिए जो लेबर सप्लाई थी वो घट गई। उसी कंटेक्स्ट में आप देखो ना इसके थर्ड स्टेटमेंट को, तो ये बिल्कुल सही है। मैं आपको मतलब अगर बाई चांस आप इसके बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा ऐसे भी सोच के देखिए। और दूसरा ये चैलेंज था कि इसमें करप्शन के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। भाई स्टेट चाहे झारखंड हो, वहां पे एक सीनियर आईएएस भी पकड़ी गई थी इसके लिए। तो ये करप्शन के कारण ही गवर्नमेंट इसको लेके आए और इसके अंदर जो इसके फंडिंग पैटर्न था उसको चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने। अब इसका 60:40 कर दिया है। पहले 90:10 था, अब 60:40 कर दिया इसका। वे 60% सेंटर देगी, 40% स्टेट देगी। तो जो आपका ये सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। और अगर ये कोई गवर्नमेंट कोई पहले से कोई एक्ट था और नया एक्ट लेके आ रही है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेगी। तो उसने इंप्रूवमेंट किया क्या? उसने 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दिया। ठीक है। और एक है ना वित्त पोषण पैटर्न में परिवर्तित करता है। एक इसका ये भी देखिए, जब जब सेंटर के अंदर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी ना तो वो आपके फिस्कल फेडरलिज्म को कमजोर करेगी ही करेगी। उनसे जो फिस्कल पावर्स है वो लेके अपने पास कंसंट्रेट करेगी। सेकंड स्टेटमेंट यही था। और फोर्थ स्टेटमेंट ये विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के निर्माण को अनिवार्य करता है। तो बेसिकली मतलब ये स्टेटमेंट इसमें कोई डाउटफुल नहीं था। ठीक है। तो आपके ये 1 2 3 4 इसका आंसर था। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। इस संदर्भ में भारत में राजकोषीय संघवाद फिस्कल फेडरलिज्म को परिभाषित करने वाले उपबंधों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन पूरी तरीके से राज्य को सौंपे जाने वाले कर का प्रावधान है। अनुच्छेद 269 ए को 101वें संविधान संशोधन में 2016 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें अंतर्राज्यीय व्यापार व वस्तु एवं सेवा का प्रावधान है। संघ और राज्य के बीच वित्तीय संसाधन के बंटवारे का निर्णय करने के लिए वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है, बिल्कुल सही है। तथा वित्त आयोग जिसकी संरचना 1+4 है कि सलाह बाध्यकारी है। ठीक है। अनुच्छेद 293 में प्रावधान है कि संघ घरेलू सोर्सेज से या बाहर से धन उधार ले सकता है, जबकि अनुच्छेद 292 के अनुसार राज्य केवल घरेलू सोर्सेज से ही धन उधार ले सकता है। अब ये 4 स्टेटमेंट है, चारों आर्टिकल की बात कर रहे हैं। अब इनमें से हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता किस आर्टिकल में क्या है, लेकिन जब आप फाइनेंस कमीशन पढ़ते हो, ये क्या आ गया, जब आप फाइनेंस कमीशन पढ़ते हो, वित्त आयोग के बारे में पढ़ते हो, तो आप ये चीज़ जरूर पढ़ते हो कि उसकी जो सलाह है ना वो बाध्यकारी नहीं होती। और यहाँ पे लिखा गया कि बाध्यकारी होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा काटो। तीसरा काटते पहला गया, तीसरा काटते आपका दूसरा गया, चौथा गया, आपका आंसर आ गया 1 2। मतलब भले ही आपको इसके पहली स्टेटमेंट के बारे में जानकारी थी या नहीं थी, अब दूसरी स्टेटमेंट के बारे में जानकारी थी या नहीं थी, चौथी स्टेटमेंट के बारे में जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन अगर आपको तीसरी स्टेटमेंट के बारे में बस आपको इतना पता था कि उसकी सलाह मैंडेटरी होती है कि नहीं होती, इसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो रहा था। अब बहुत सारे बच्चों को ना मतलब आपका 268, 269 और 270 इन आर्टिकल्स में कंफ्यूजन होता है कि किसके अंदर क्या है, कौन इसको लिवाई करता है, कौन कलेक्ट करता है, कौन यूज करता है। तो आपने अभी तक तो लव ट्रायंगल का सुना होगा, मैं अब आज आपको टेक्स्ट ट्रायंगल का बताता हूँ। ठीक है। तो ये आपका आ गया। इसको लिवाई कौन करता है, इसको कलेक्ट कौन करता है, इसको यूज कौन करता है। तो आ गया आपका 268, 269, 270। 268 चाहिए, 268 हो, 269 हो, 270 हो, इन तीनों आर्टिकल्स में जो लिवाई करने की पावर है वो आपके सेंटर के पास है। सेंटर सेंटर सेंटर। जो कलेक्ट करने की पावर है वो जो 268 है उसमें स्टेट के पास है, और इसको यूज भी कौन करता है, स्टेट यूज करता है। जो 269 है यहाँ पे जो कलेक्ट करने की पावर है वो सेंटर के पास है, आपके पास, लेकिन यहाँ पे सेंटर 269 में थोड़ा जेनरस हो जाता है और अपना कलेक्ट किया हुआ माल सारा स्टेट को दे देता है, तो यहाँ पे स्टेट होता है। और 270 के अंदर जो आपको कलेक्ट करने की पावर है वो सेंटर के पास होती है, लेकिन उससे जो यूज करने की पावर है ना वो दोनों के पास होती है, दैट इज सेंटर प्लस स्टेट।
एक बार सेंटर के पास जाता है, एक बार स्टेट के पास जाता है। इसको आप याद कैसे रख सकते हो? यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसको पाई के फॉर्म में याद रख लो। एक पाई है तो इसमें आधा सेंटर के पास गया, आधा स्टेट के पास गया। इसमें बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी आता है। इसमें आपके इंटर स्टेट जो टैक्सेस होते हैं, इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो आता है 269 में, और जो 270 उसमें रिमेनिंग जितने भी लगभग टैक्सेस होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पैसा अधिनियम 1996 में उल्लेखित विशिष्ट शक्तियों, संसाधन प्रबंधन और संक्रमणकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी विकास परियोजनाओं को वास्तविक योजना और कार्यान्वयन ग्राम सभा के से परामर्श के बाद जिला पंचायत स्तर पर कोऑर्डिनेट किया जाता है। लघु खनिज माइनर मिनरल्स के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या खनन पट्टे प्रदान करने के लिए ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायतों की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए पंचायतों ग्राम सभाओं को दी गई विशिष्ट शक्तियों के तहत उन्हें लकड़ी और गैर लकड़ी उपज सहित सभी वन उपज का स्वामित्व प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट आपके, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों से संबंधित किसी भी मौजूदा राज्य कानून का कोई भी प्रावधान जो पैसा के साथ असंगत था वह राष्ट्रपति की सहमति मिलने की तारीख के तुरंत प्रभाव से समाप्त हो गया। अब ये क्वेश्चन लेंदी था, ठीक है, और आपको मतलब पैसा ऐसा ये इस टेस्ट के अंदर दिया भी नहीं गया था, लेकिन करंट में था, इससे दिया गया, इसके लिए इसको दिया गया था। लेकिन अगर आपको पैसा के बारे में बेसिक भी पता है कि पैसा क्यों आया था, बेसिकली ये आया था ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिए, जो आपके शेड्यूल ट्राइब में एरियाज में है उनको ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिए। तो फिर भी आप बेसिक लॉजिक लगा के भी इस क्वेश्चन, अगर आपको सब कुछ इसके बारे में नहीं पता लेकिन बेसिक लॉजिक लगा के भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे। पहला कि इसके असंगत वह राष्ट्रपति की सहमति मिलने की तारीख के तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाता है। कभी भी कोई भी एक्ट जब लाया जाता है तो उसको ऐसा नहीं होता कि तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाए। भाई आज एक्ट लाया गया है और कल एक पहले कोई एक्ट चल रहा था उसको तुरंत प्रभाव से हाथ बंद करके कल इसको लागू कर दो। हमेशा टाइम दिया जाता है, यूजुअली लगभग सभी एक्ट के अंदर 1 साल का मिनिमम टाइम दिया जाता है। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये वही आ गया आपके उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा, केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई नहीं। तो इनमें तो भाई साहब आपको इस क्वेश्चन को सही करने के लिए तो आपके पास इन चारों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अदरवाइज इसमें तुक्का आपका चलने वाला है नहीं। तो बेसिक है, जिसको इसके बारे में नॉलेज है वो करो, अदरवाइज इसको स्किप मार सकते थे। अब आ जाओ आप इसके बारे में। एक दूसरी बात है, क्या पैसा एक्ट के अंदर आपको सभी खनिजों के मतलब राइट्स दे दिए जाते हैं क्या? नहीं, सभी वन उपज का स्वामित्व कभी प्रदान नहीं किया जाता इसके अंदर। इसमें सिर्फ जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, जिनको MFP बोलते हैं, सिर्फ उन्हीं के अधिकार आपको दिए जाते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। अब ये कि माइनर मिनरल्स के लिए जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस है या खनन पट्टे हैं वो ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायतों को पूर्व सिफारिश अनिवार्य है, बिल्कुल है। इनकी मतलब ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिए तो लाया गया था ये, तो उनकी परमिशन के बाद ही ऐसे पट्टे जारी किए जा सकते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको ये अगला का है, फर्स्ट है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी विकास परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्यान्वयन ग्राम सभा से परामर्श के बाद जिला पंचायत स्तर पर कोऑर्डिनेट किया जाएगा। एक सोचने वाली बात है कि ना मतलब ये अपने जब अपने पंचायती राज सिस्टम का अपने क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, आलोचना पढ़ते हैं, उसमें एक चीज़ बोली जाती है कि जो इसका जो सबसे बड़ी आलोचना इसमें ये थी कि स्टेट ने कभी भी इनको पावर डिवोल्यूट की नहीं, क्योंकि स्टेट के खुद के पास इतनी पावर्स नहीं होती तो वो डिवोल्यूट क्यों करेगी। तो ये क्या अपने इसको कोऑर्डिनेट करने की पावर, चलो ग्राम सभा को उनको पैसा कैंडर देनी पड़ गई, तो क्या उन्हें वो उनके जो प्लान्स थे उनको कोऑर्डिनेट करने की पावर जिला पंचायतों को देगी? कभी नहीं देगी। ये होता है स्टेट लेवल पे। तो आपकी पहली स्टेटमेंट भी गलत है, तो आपका इसका आंसर होगा केवल 1। अगला क्वेश्चन, हेलो ठीक आवाज आ रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और निर्वाचक नामावली के विधिक और संवैधानिक आधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण स्पेशल रिवीजन का निर्देश देने की शक्ति विशेष रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 के तहत प्रदान की गई है। संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप को रोकता है, जैसा कि निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता
सुप्रीम कोर्ट ने मोहिंदर सिंह गिल मामले में अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की पूर्ण शक्तियों प्लेनरी पावर्स को बरकरार रखा जो उन क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति देती है और जहां वैधानिक कानून मौन है। संविधान का अनुच्छेद 326 संसद को राज्य के विधानमंडल के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। अब ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसमें आप अगर पहली स्टेटमेंट को देखोगे तो ये ठीक है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन चुनाव वाली विशेष पुनरीक्षण का निर्देशन देने की शक्ति विशेष रूप से लोक अधिनियम 1951 में है या 1950 में, क्या 21 में है या किसी और में। तो जब आपके पास ऐसे फैक्ट आ जाए ना, तो इनमें मैनिपुलेट करने के जो एग्जामिनर के पास स्कोप होता है ना, बहुत हाई होता है। अब 50 की जगह 51 कर दिया उसने, 21 की जगह 22 कर देता, कुछ कर देता, 51 की जगह 83 कर देता, कुछ भी कर देता वो, ठीक है। तो जहां पे भी जितना मैंने अभी एनालिसिस किया है, तो अगर आपकी टोटल 10 जो तारीख से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आ रही हैं किसी भी क्वेश्चन में, उनमें से 8 गलत हुई हैं अभी तक, मतलब 8 से 9 स्टेटमेंट उसमें गलत होती है। अगर आपको किसी स्टेटमेंट का पूरा ज्ञान नहीं है कि वो तारीख सही है या गलत है, और आप डाउट में हो कि मैं इसको सही मानूं या गलत मानूं, तो जो बेसिकली जो अभी साइंटिफिक एनालिसिस का ये बोलता है कि आप उसको गलत मानो। लेकिन तभी जब आपको डाउट हो, जब आप फंस चुके हो किसी क्वेश्चन में, ये मतलब ट्रिक तभी यूज करनी है आपको, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, और अपने को पूछ भी क्या रहा है, सही पूछ रहा है, ठीक है। तो सही है तो पहली गलत हो गई आपकी, पे ये गया, तो आपकी 2 और 3 तो ऑटोमेटिकली सही है, 2 3 इसमें है, या तो आपका ऑप्शन 2 होगा या 4 होगा। तो 2 3 दोनों में है, दूसरे में भी है, चौथे में भी है, तो अपने को सिर्फ 4th स्टेटमेंट चेक करनी है। संविधान का अनुच्छेद 326 संसद के राज्य में विधानमंडल के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान बनाने का अधिकार देता है क्या? नहीं देता। ये बेसिक आपको आर्टिकल था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक आर्टिकल है जिसमें अपना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया हुआ है। ये बेसिस है अपनी डेमोक्रेसी का, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है अपना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक, ठीक है। तो ये आर्टिकल 326 नहीं था, बाकी 300 मामलों में राज्य के विधानमंडल में, तो ये 328 था आपका, ठीक है। अब अगर आपको इसके इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल याद करने जैसे मैंने याद किया, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर जिसने जैसे याद करके वैसे बढ़िया, लेकिन अगर किसी को अभी तक याद नहीं है तो ऐसे याद कर सकते हो इसको। आर्टिकल 324, 325, 326, 327, 327, 328, 329, ठीक है। ये आपके बेसिकली आर्टिकल है। चुनावों को एक खेल की तरह समझिए, खेल, इसे खिलाता कौन है? 324 इलेक्शन कमीशन। इन खेलों में पार्टिसिपेट कौन करता है? विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सभी, इसके में डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन का आ जाएगा। इनमें पार्टिसिपेट करने की एज क्या है? 18 साल। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इनके बारे में रूल्स बनाने की पावर किसके पास है? 327 के अंदर बड़े भाई सेंटर के पास, छोटा भाई 328 स्टेट के पास। अगर इनमें लड़ाई हो जाए, कोई मतलब झगड़ा आ जाए, तो पावर किसके, इसको मतलब उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की पावर किसके पास? इलेक्शन कमीशन के पास। 300 तो उसकी पावर किसके पास? 329, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन हो गया। अब आपका 8वां क्वेश्चन, द रिपब्लिक में प्लेटो के विचार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपके यहाँ से लगभग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जो करंट वाले क्वेश्चन थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ थे, ठीक है। उनमें कई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेबल टाइप के थे, लेकिन जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट था आपका, उसमें आपके लगभग 70 to 80% क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे। 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे थे जो अनअटेम्प्टेबल थे, ठीक है। तो ये आपको करने चाहिए थे। द रिपब्लिक में प्लेटो के विचार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक में प्लेटो ने मुख्यतः नीति शास्त्र व राजनीति पर चर्चा की है, पर साथ ही उसने दर्शन शास्त्र, अध्यात्म, मनोविज्ञान, शिक्षा पर चर्चा की, लेकिन अर्थशास्त्र पर अपने विचार नहीं दिए, ठीक है। प्लेटो मानता है कि कैलिपोलिस राज्य की उत्पत्ति तब होती है जब सहज प्रवृत्ति की जगह तर्क बुद्धि संपन्न मानव द्वारा स्वदेशीय नियंत्रण संपूर्ण समाज का सामान्य हित समझता हो। रिपब्लिक में प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत किया है, उसका प्रतिबिंब हैरिंगटन की ओशियाना और रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई देता है। अब ये क्वेश्चन, अब इसमें पूछ भी क्या रहा है, सही है पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बेसिक इंस्टिंक्ट से भी हो सकता था आपके, लेकिन इसमें एक आपको नई मतलब जो एग्जामिनर का माइंडसेट होता है ना, वो भी बताता हूँ। अगर एग्जामिनर है ना, अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि XYZ चीज़ किसी में नहीं है,
तो उसको नहीं है को प्रूफ करने के लिए डेफिनेटली उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से एक भी चीज उसमें प्रेजेंट हुई तो वो चीज सही हो जाती है। अब इसने ये थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, लेकिन अर्थशास्त्र में अपने विचार नहीं दिए, मतलब पुस्तक में रिपब्लिक में अर्थशास्त्र से रिलेटेड कोई विचार दिए ही नहीं। अगर एक चीज भी लिखी हुई होगी तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको पता भी नहीं, वैसे उसने प्लेटो ने अर्थशास्त्र के बारे में भी बातचीत की है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट, नया स्टेटमेंट आ जाए और नहीं ऐसा बोल रहे तो उसको मतलब एक बार इस तरीके से भी सोच के देखिए। पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, पहले स्टेटमेंट कटते ही आपका आंसर, पहली स्टेटमेंट कटती तो आपके ये कट गया, फर्स्ट कट गया, थर्ड सॉरी आपका सेकंड कट गया, आपका फोर्थ कट गया, आपका आंसर आ गया। केवल 2-3 सिर्फ बात एलिमिनेशन की थी और कुछ चीजें आपको मतलब दिमाग लगाना था बस अपना। तो आप अब आपके सामने कोई PYQ आए, कुछ भी आए, तो इस तरीके से भी आप सोच के देखिएगा। ये जब आप अपने लॉजिकल तरीके से सोचते हैं तो नोट, ये है जरूरी नहीं है कि आपके सभी के सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके सही होंगे। अब दूसरे स्टेटमेंट बिल्कुल सही, प्लेटो मानता था कि कैलिपोलिस है जो उसका आइडल स्टेट है, ठीक है, और उसके जो आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत किया था वो उसका प्रतिबिंब हैरिंगटन के ओशियाना और रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई देता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही था आपका। तो इसका आंसर था केवल 2 और 3। 9th क्वेश्चन, अब प्लेटो की रचनाओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन असंगत है? ये देखिए, इसमें से नोट करेक्ट बताना अपने को। फायदों में प्लेटो ने प्रत्यय का सिद्धांत, आत्मा व उसकी अनश्वरता और ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की है। तिमाइस में भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का वर्णन किया है, जिससे प्लेटो ने अंततः वास्तविकता की प्रवृत्ति का अपना सिद्धांत विकसित किया और वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। फिलिबस में अपने विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र में लागू करने का वर्णन किया है। स्टेट्समैन में प्लेटो यह स्वीकार करता है कि इस विश्व में कुछ भी स्थायी नहीं है, अतः आदर्श का भी कुछ समय बाद पतन हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम में होता इस क्वेश्चन को स्किप मारता भाई। सभी लोगों की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, मेरी इतने फैक्ट याद करने की कैपेसिटी नहीं है। हर एक स्टेटमेंट में फैक्ट है, इसमें हर एक स्टेटमेंट को आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा इसमें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हर एक क्वेश्चन को। फायदों में प्लेटो ने प्रत्यय का सिद्धांत दिया, बिल्कुल। आत्मा उसकी नश्वरता कैसे का दिया, लेकिन ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की या नहीं की, ये मीनों के अंदर करता है ये, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। तो आपने को पूछ भी असंगत रहा है तो पहली या तो उसमें 1 में प्रेजेंट है आपके, या 2 और 3 में कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा अभी तक। तो तिमाइस में भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का वर्णन है, जिसमें प्लेटो ने अंततः वास्तविक की प्रवृत्ति अपना सिद्धांत विकसित किया और वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। अगर आपको इतना याद होता है तो ये बिल्कुल सही है, मतलब ये मॉड्यूल्स में भी दिया हुआ अपने। फिलिबस ने अपने विचारों सिद्धांत नीति शास्त्र के क्षेत्र में लागू करने का वर्णन किया, ये भी सही है, 4th भी सही है। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ वही लोग अटेम्प्ट करें जिनको ये पूरा इसकी इतने फैक्ट याद करने की जिनकी क्षमता है, अदरवाइज इसको स्किप मारना था क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका आंसर असंगत है, ये नोट करेक्ट था सिर्फ ये एक पहला आपका, बाकी इसकी तीनों स्टेटमेंट सही थी। ये मैं होता तो इसको स्किप ही मारता। होब्स लॉक और रूसो उनके सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। होब्स का दावा है कि हालांकि सॉवरन कानून बनाता है, लेकिन उसके आदेश न्याय के उन वस्तुनिष्ठ मानकों के अधीन रहते हैं जो कॉमनवेल्थ के गठन के पहले मौजूद थे। लोक का तर्क है कि मौन सहमति, टैक्टिक कंसेंट, केवल निवास या संपत्ति का स्वामित्व किसी व्यक्ति को राजनीतिक समाज का पूर्ण और स्थायी सदस्य बनाने के लिए पर्याप्त है। रूसो नागरिक समाज में संक्रमण को प्राकृतिक स्वतंत्रता से नैतिक स्वतंत्रता में बदलाव के रूप में परिभाषित करते हैं, यह तर्क देते हुए कि अपने समय के बनाए कानून का पालन करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। अब ये क्वेश्चन है, आप इसमें आपको पूछना क्या है, बताना क्या है, सही है कौन से हैं। I will categorize this into a moderate। moderate क्यों? क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल आपके होब्स का जो ऊपरी ज्ञान है ना उससे रिलेटेड है, बिल्कुल ऊपर से, और इसको सिर्फ थोड़ी बहुत इसकी लैंग्वेज टफ की गई है। ये क्या बोल रहा है, उनके आदेश न्याय कि उन वस्तुनिष्ठ मानकों के अधीन थे जो कॉमनवेल्थ के गठन के पहले मौजूद थे। भाई जब होब्स बोलता है पहले स्टेट ही नहीं थी, तो वहाँ से उसमें आइडिया ऑफ जस्टिस कहाँ से आ गया? जब वो खुल के बोलता है कि स्टेट बनने से, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले लाइफ वॉज नेस्टी पुअर ब्रिटिश एंड शॉर्ट, नेस्टी पुअर ब्रिटिश एंड शॉर्ट, तो कहाँ से उसके न्याय का सिद्धांत आ गया? तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहली काटो, ये कटा, ये कटा, अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं 2, केवल 3, केवल 2 और 3। अब आप सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो। लोक का तर्क है कि टैक्टिक कंसेंट या मौन सहमति केवल निवास या संपत्ति का स्वामित्व किसी व्यक्ति को राजनीतिक समाज का पूर्ण और स्थायी सदस्य बनाने के लिए पर्याप्त है। नहीं, नोट टैक्टिक, इट वाज एक्सप्लिसिट।
एक्सप्लिसिट कंसेंट। ये मैं इसको कैटेगराइज करूंगा थोड़े से इस स्टेटमेंट को मॉडरेट, जिसको मतलब एक तो होती है लोग की बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज में आ गया उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब उसके व्यूज आ गए। टेक्टिक और जो एक्सप्लिसिट कंसेंट है ना, ये लेवल 2 की नॉलेज होती है। आपने जब थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं ना तब थोड़ा सा आता है उसमें, वो एक्सप्लिसिट टेक्टिक को एक्सप्लिसिट कंसेंट बताता है कि जिसने मतलब उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया वो ही उसका पूर्ण उसका सदस्य है। टेक्टिक कंसेंट हो गया, मैं रोड पे चल रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके स्टेट के सिक्योरिटी के अंडर हूं, तो वो टेक्टिक कंसेंट होगी, तो क्या वो उसको पूर्ण उसका सदस्य बनाता है? नहीं, नहीं बनाता। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो सेकंड के कटते ही आंसर आ गया आपका केवल 3। तो ये क्वेश्चन भी मतलब डुएबल था। प्लेटो के न्याय सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा सही वाक्यों को पहचानिए। प्लेटो के न्याय में नैतिकता है न्याय की वैधानिकता। प्लेटो के अनुसार न्याय मनुष्य के टेलियोस का वह पहलू है जो व्यक्ति की मित्रता और भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता को एक दूसरे से जोड़कर दोनों को ही फॉर्म ऑफ द गुड के अधीन बनाकर प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही। प्लेटो के अनुसार विशेषीकरण का सिद्धांत कभी भी न्याय की एक प्रकार की छवि से अधिक कुछ नहीं था, जबकि अर्ध विशेषीकरण का सिद्धांत व्यक्तिगत न्याय का सार न होकर राजनीतिक न्याय का सार है। प्लेटो की दृष्टि में न्याय 2 कार्य करता है, एक सामाजिक व दूसरा राजनीतिक कार्य है। चूंकि न्याय एक बंधन है जो मनुष्य को राज्य के रूप में एकन्वित व समन्वित करता है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो पहली स्टेटमेंट है ना, इसकी सिर्फ लैंग्वेज स्टफ की गई है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जो बेसिक उसके जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, उसका है, बिल्कुल अनैतिक है, न्याय की वैधानिक है, बिल्कुल सही है, ये इसकी लैंग्वेज स्टफ की गई है, बाकी और कुछ नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट में देखो, उसने एग्जाम मतलब पेपर बनाते टाइम कैसे कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को। क्या कभी आज तक आप लोगों ने इतना प्लेटो पढ़ा है, कहीं उसका अर्ध विशेषीकरण का मतलब पार्शियल स्पेशलाइजेशन का कोई कंसेप्ट पढ़ा है आपने? नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। उसने स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए अर्ध विशेषीकरण का डाला। और थर्ड स्टेटमेंट देखो, सामाजिक व दूसरा राजनीतिक कार्य है, वो न्याय के 2 कार्य बताता है, सामाजिक और राजनीतिक कार्य। कहीं ऐसा डिवीजन उसने कहीं बताया प्लेटो ने? कहीं नहीं बताया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है आपका। तो इसमें आपको बताने थे, सही बताने थे आपको, तो सही इसका होगा सिर्फ एक, मात्र एक क्वेश्चन। अब एक है ना, आपके पास जो नॉलेज है ना उसको ट्रस्ट करना सीखिए आप। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा। हमें जब ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई नया आ जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये होगा, बट ऐसा नहीं होता बेसिकली। अगर आपने अपने आप इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर मैंने ये कोई पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये नहीं है तो नहीं है, इतना अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा ना, तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके सही होने लगेंगे। अब ये कुछ लोग बोल देंगे कि नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपने जहां जिस सोर्स से पढ़ा है उसमें वो नहीं है तो वो नहीं होगा, मेजोर नहीं होगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो सेम रहेंगे। आप कितना कर नए फैक्ट्स के पीछे भागोगे? आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है पहले उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कीजिए, उसको पूरी तरीके से यूज करना सीखिए आप। फिर जब आप उसमें मतलब आप कामयाब हो जाएं, फिर अगली स्टेप में जाइए कि आप अगला नए जो आपको ज्ञान है, नया ज्ञान है, नए फैक्ट्स है, वो कलेक्ट करना स्टार्ट करें। ठीक है, इसका आंसर था 2 ओनली, मात्र मतलब सेकंड ऑप्शन मात्र 1 ओनली। मैकेवली की वर्चू और फॉर्चूना की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैकेवली वर्चू को पारंपरिक अरस्तु के अर्थ में परिभाषित करते हैं, जिसकी तुलना वे नैतिक अच्छाई, दयालुता और सामान्य भलाई के लिए न्याय की खोज से करते हैं। वे फॉर्चून की कल्पना एक पुरुष शक्ति के रूप में करते हैं जो प्रकृति के कठोर और अपरिवर्तनीय नियमों का प्रतिनिधित्व करती है और राजनीतिक परिणामों को तय करती है। मैकेवली भाग्य का वर्णन करने के लिए पहाड़ी धार या जंगली नदी के रूप में का मेटाफोर का यूज करते हैं, यद्यपि यह विनाशकारी हो सकती है। एक गुणवान वर्चुअल शासक इसे नियंत्रित करने के लिए अपने कौशल और दूरदर्शी के बांध बना सकता है। मैकेवली के अनुसार मनुष्य को अपनी नियति पर शून्य नियंत्रण नहीं है, क्योंकि फॉर्चून ही मानवीय मामलों के पूर्णतः तय कर सकता है। अब इतने लेंदी क्वेश्चन पढ़ने के लिए ना, आप 1 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान क्वेश्चन से नहीं हटा सकते। तो बेसिकली हमारा लेंदी क्वेश्चन देने का मेन पर्पस ही यही था कि आप है ना 100% उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर खो, उसके बाद में उसका आंसर फाइंड आउट करो। अब पहला स्टेटमेंट है, मैकेवली ने वर्चू की पारंपरिक वस्तु के अर्थ में परिभाषित करते, जिसकी तुलना में नैतिक अच्छाई, दयालुता, सामान्य भलाई के लिए न्याय की खोज के रूप में करता, कभी नहीं करता। जो मैकेवली है, जो प्रिंस को बोलता है कि आपके जो प्रिंस की वर्चू है वो क्या है, कि उसको चाहे वेदर इट बी एथिकल मोरल और वेदर इट बी मोरल और इमोरल,
उसको सारी टैक्टिक्स आनी चाहिए। तो उसके संदर्भ में कहीं भी वो मतलब नैतिकता, अच्छाई, दयालुता, सामान्य भलाई के बारे में बात नहीं करता। तो आपकी पहली स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट काटो, 1 कटा 4 कटी, तो आपके पास बचा सेकंड और थर्ड। अब देखो थर्ड केवल 2 4 और केवल 3, ठीक है। अब आपको देखो फोर्थ, आपकी सेकंड स्टेटमेंट आपको सही है फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, वे फॉर्चून की कल्पना एक पुरुष शक्ति के रूप में करते हैं। अब ये मैकियावेली पता नहीं कितनी बार उसने बोला है कि वे फॉर्चून की इसकी कल्पना एक महिला के रूप में करते हैं, महिला के रूप में, लाइक अ वुमन दैट शुड बी कंट्रोल्ड। तो आपकी दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। दूसरा ऑप्शन काटो, आपके पास ऑप्शन बचता है केवल 2, मतलब सेकंड ऑप्शन केवल 3। चौथी स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। मनुष्य अपनी नियति शून्य नियंत्रण नहीं, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य को अपनी नियति पर शून्य नियंत्रण नहीं है, क्योंकि फॉर्चूना की मानवीय मामलों में पूर्णतः तय करता है। ये नहीं बोलता, ये मैकियावेली बोलता है जो ब्रेव होते हैं वो फॉर्चून को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका आंसर आ गया केवल 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली अवधारणा का संबंध प्लेटो से है? अनुकरण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, एनक्रेशिया, ट्रायंगल थ्योरी, एप्पल थ्योरी, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म। इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब ठीक है, ये पांचों की पांचों थ्योरीज हैं, ये उसकी प्लेटो से रिलेटेड है। अनुकरण, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, बेसिकली थ्योरी ऑफ इमिटेशन में प्लेटो बताता है कि एक आपके पास आइडिया होता है, वो फिर अपने को रियल वर्ल्ड में दिखता है, और अपने जब रियल वर्ल्ड की पेंटिंग बनाते हैं कोई, तो उसका इमिटेशन होता है, इसको थ्योरी ऑफ इमिटेशन बोलता है। अब ट्रायंगल थ्योरी है, ट्रायंगल थ्योरी आपको सभी को पता है, वही रीजन, करेज, एपेटाइट वाली। तो सेकंड में है डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स भी आपको थ्योरी ऑफ आइडिया वाला पता है। एप्पल थ्योरी के लिए वो बोलता ही है कि जो आपके क्या बोलते हैं, एप्पल थ्योरी कि एक एप्पल का आइडिया है वो ही कंक्रीट है, बाकी एप्पल है वो कभी भी मतलब उसका तो विनाश होता ही होता है, ठीक है। और एनक्रेशिया में वो बताता है कि अपने सेल्फ मास्टरी पे, अपने आप सेल्फ कंट्रोल पे, लेट योर रीजन बी द गाइडिंग फोर्स फॉर योर एक्शंस, ये उसमें एनक्रेशिया में बताता है, जिसकी अपने को सख्त ज़रूरत है अभी। प्लेटो में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेटो के अनुसार सत्य ज्ञान इंद्रिय अनुभव से प्राप्त नहीं होता, बल्कि आत्मा द्वारा रूपों के बौद्धिक बोध के से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि ज्ञान वह नैतिक जीवन की अनिवार्य शर्त मानता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना का अर्थ है राज्य के प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्य का निर्वहन करना, ठीक उसी प्रकार जैसे आत्मा के 3 भाग अपने अपने स्वाभाविक कार्यों को करते हैं। प्लेटो के अनुसार यदि राज्य में राजनीतिक सत्ता केवल बहुमत की इच्छा पर आधारित हो तो वह भी राज्य न्यायपूर्ण कहा जा सकता है, भले ही शासक सत्य और कल्याण के ज्ञान से वंचित हो। एक बार है ना, तीनों स्टेटमेंट पढ़ लेनी चाहिए, मतलब पहले राउंड में अगर आप कमिट कर दोगे अपने आप को, भाई आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो गलत है या सही, बिल्कुल गलत है ना, तब तो उसको गलत मान लो। अदरवाइज तीनों स्टेटमेंट एक बार पढ़ने से ना आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है कई बार। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, बिल्कुल ही उल्टी, मतलब ये जैसे मतलब उसने मार्क्स ने हीगल के कंसेप्ट को उल्टा खड़ा कर दिया था ना सर्केबल, सेम उसने मतलब इस स्टेटमेंट में जो प्लेटो की ओरिजिनल थ्योरी थी उसको उल्टा खड़ा कर दिया। ये यहाँ पे जो प्लेटो था वो क्रिटिक था डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करता था। यहाँ पे स्टेटमेंट में बोले कि डेमोक्रेसी के अनुसार होना चाहिए, तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। थर्ड स्टेटमेंट काटो आप, इसमें पूछ भी क्या रहा है, सही विकल्प पूछ रहा है, तो उसका थर्ड स्टेटमेंट काटो। तो आपका थर्ड काटने से ये गया, ये गई, मतलब थर्ड ऑप्शन गया, आपका गया ऑप्शन नंबर 2, तो आंसर आ गया आपका केवल एक और 2 सत्य है। बिल्कुल सही है। प्लेटो के अनुसार सत्य ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये आत्मा के द्वारा रूपों में बौद्धिक बोध से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना का अर्थ है प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्यों के जो स्पेशलाइजेशन का वो कंसेप्ट देता है, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। तो एक यही है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बेस्ट डायरेक्टली है ना, मतलब मैंने एक मतलब देखा जो भी एनालिसिस कर रहे थे, हमारे पास ऑप्शंस वाइज आ रहे हैं, तो कि लोग है ना डायरेक्टली 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मान रहे हैं। एटलीस्ट स्टेटमेंट्स को पढ़ो और उनको समझो, और समझने के बाद उसमें देखो कि क्या कहीं कहीं कुछ गलती है, हाँ या ना। टॉक टू योरसेल्फ देन आंसर। प्लेटो द्वारा अपने आदर्श राज्य के में शासक के लिए निम्न में से कौन से कार्य बताए गए हैं? राज्य के आकार को बनाए रखना, धन के वितरण पर नजर रखना, शिक्षा की निर्धारित प्रणाली को बनाए रखना, ऐसे कानून का निर्माण करना जो सामान्य हित के अधिकतम नजदीक हो।
नहीं, ये आपके सुशीला रामास्वामी में भी दिया हुआ है एज इट इज। इसका ये सामान्य हित को बनाए रखना नहीं, ये फिलोसॉफिकल आइडल्स हैं उनको बनाए रखना है आपके। आपकी फोर्थ स्टेटमेंट गलत है भाई, फोर्थ को गलत काटो, फोर्थ काटो, फोर्थ काटो, तो आपका आंसर आएगा 1 2 3। इसमें भी कुछ भी ऐसा, राज्य को आकार को बनाए रखना बिल्कुल उसका है, धन के वितरण का नजर रखना उसका है, शिक्षा की निर्धारित प्रणाली को बनाए रखना ये तो उसका बिल्कुल बेसिक काम है, बिल्कुल बेसिक काम है। तो आप ये भी, आप अगर ये भी देखोगे इसमें है थर्ड, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी आंसर होगा थर्ड। प्लेटो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक समाज को अलग अलग भूमिकाओं की व्यवस्था माना। यह भूमिका समूचे समाज को बनाए रखने की अपनी भूमिका अदा करती है। प्लेटो was the first thinker to regard political society as an arrangement of the different roles, each role contribute to the maintaining the whole society। बिल्कुल सही बात है। प्लेटो की दृष्टि से अन्याय का अर्थ अनुचित हस्तक्षेप था। वर्गों के हाथों में भी आदान प्रदान राज्य को हानि पहुंचाता है। दूसरी ओर यदि शासक तथा अन्य अपने अपने कार्यों में रहे तो ऐसा राज्य न्यायपूर्ण होगा। According to the Plato, injustice meant improper interference of classes in each other's functions harmed the state. On the other hand, if the rulers and the other classes perform their own respective duties, such a state would be just। सही है, बिल्कुल सही, दोनों कथन में कोई दिक्कत नहीं है साहब इनमें। ये आपका पहला स्टेटमेंट है, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने राजनीतिक समाज को अलग अलग भूमिकाओं में व्यवस्था की। यह भूमिका समूचे समाज को बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका अदा करती है, बिल्कुल सही, उसका थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशन में है। प्लेटो की दृष्टि से अन्याय का अर्थ अनुचित हस्तक्षेप था, ठीक है। मतलब जस्टिस के जो प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस दे देता है उसमें वो क्या बोलता है, उसमें बोलता है कि जिनके अंदर जो क्वालिटी डोमिनेट कर रही है उसको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है और किसी दूसरे क्वालिटी के बंदे को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना। वो अपना जो अपना स्फीयर है अपने काम का वो उसको लांगेगा नहीं, ठीक है। जो आपके जो पर्सन ऑफ गोल्ड हैं वो इनके सिल्वर वालों के मतलब और ब्रोंज वालों इनके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सेम यही बोल रही है। प्लेटो और अरस्तु के दास प्रथा संबंधित दृष्टिकोण के तुलनात्मक विश्लेषण के संदर्भ में निम्न में कौन कौन से कथन सत्य है। प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में दास प्रथा का स्पष्ट समर्थन नहीं किया, जबकि अरस्तु ने पॉलिटिक्स में इसे प्राकृतिक और आवश्यक मानकर इसका व्यवस्थित समर्थन करता है। अरस्तु का मानना था कि दासता स्वामी और दास दोनों के लिए लाभकारी है, जबकि प्लेटो ने लोस में दासों के साथ मानवीय व्यवहार की वकालत की लेकिन उन्हें नागरिक से बाहर रखा। अरस्तु ने दासों का सजीव उपकरण माना, जबकि प्लेटो ने तर्क दिया कि यूनानियों के कभी भी दास नहीं बनाया जा सकता। आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहली स्टेटमेंट देखो, प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में दास प्रथा का स्पष्ट समर्थन किया, बिल्कुल नहीं किया। एंड जबकि अरस्तु ने पॉलिटिक्स में इसे प्राकृतिक और आवश्यक मानकर इसका व्यवस्थित समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। अरस्तु का माना था कि दासता स्वामी और दास दोनों के लिए लाभकारी है, बिल्कुल सही माना था उसने। जबकि प्लेटो ने लोस में दासों के मानवीय व्यवहार की वकालत की लेकिन उन्हें नागरिकता से बाहर रखा, ये बिल्कुल सही है। अरस्तु ने दासों के सजीव उपकरण माना, ये बिल्कुल, तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, सही आपके। ये मतलब अगर आपको स्लेवरी का आपने कंपेरिजन पढ़ा है प्लेटो और एरिस्टोटल का, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन डुएबल था भाई, करके आना था आपको। द रिपब्लिक में दिए गए आदर्श राज्यों के मौलिक सिद्धांत में निम्न में से कौन से सिद्धांत असत्य है? असत्य है। शिक्षा न्याय प्राप्ति का मानसिक साधन है, न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है। प्लेटो का आदर्श समाज अभिजनवादी व पदानुक्रमिक हायरार्कियल इज नॉट एलिटिस्ट। पदानुक्रमी न होकर गुणवादी योग्यता पर आधारित है। आदर्श राज्य का लक्ष्य आध्यात्मिक व नैतिक जीवन की स्थापना है। आदर्श राज्य में के कानून के नियम शासन नहीं होंगे बल्कि दार्शनिक शासक के आदेश की ही महत्वपूर्ण होंगे। अब आपको इसमें असत्य चूज करना है, तो जो पहली स्टेटमेंट है उसे पढ़ो। शिक्षा न्याय की प्राप्ति का मानसिक साधन है और न्याय का ज्ञान ही शिक्षा, ये बिल्कुल सही है। प्लेटो ना एक जस्ट स्टेट एस्टेब्लिश करना चाहता था। प्लेटो का बेसिक आइडिया क्या था, जब एथेंस और स्पार्टा के बीच में लड़ाई होती है और एथेंस हार जाता है, तब प्लेटो उठता है और बोलता है कि मुझे इसे जस्ट स्टेट बनाना है। जस्ट स्टेट बनाना है, जस्ट स्टेट मतलब वो आइडिया ऑफ जस्टिस के ऊपर बेस होना चाहिए। आइडिया ऑफ जस्टिस क्या, कि सभी जिसमें जो क्वालिटी डोमिनेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग सभी अपना अपना काम करें, ठीक है। अब किस में क्या क्वालिटी डोमिनेट कर रही है उसको भी तो अपने को फाइंड आउट करना होगा ना। उसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सिंपल एजुकेशन से, जो उसकी एजुकेशन थ्योरी थी उससे। तो उसका सारा का सारा ये कनेक्ट हो रहा है ना एक दूसरे से, कि वो आइडिया ऑफ जस्टिस थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए थ्योरी उसकी तो एजुकेशन है, वो दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही। और अपने को असत्य पूछ रहा है तो पहला काटो भाई, पहला काटो।
पहला फर्स्ट स्टेटमेंट ये कट गया आपके, तो आपके पास बचे केवल 2 और 2 और 3। तो 2 तो आपका मतलब 2 तो है, 2 तो गलत है ही, और 2 गलत वैसे भी पहचान लेना चाहिए था। ये बोलता है पदानुक्रमिक न है, मतलब पदानुक्रमिक हायरार्कियल नहीं होता, लेकिन ये तो हायरार्कियल था, वो कंप्लीटली पूरे तरीके से उसमें डिवाइड कर, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत थी आपको। तो आपको चेक करना है सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट। आदर्श राज्य में कानून नियम शासन नहीं होंगे बल्कि आदर्श राज्य का लक्ष्य आध्यात्मिक व नैतिक जीवन की स्थापना है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 4, ये केवल 2, आंसर ऑप्शन नंबर 4। The goal of the ideal state is to establishment of a spiritual and moral life। ठीक है, सही है भाई, बिल्कुल है। Select the correct measures for the effective communication in the classroom। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहा है ये। तो कल्चरल इनइक्वालिटी, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव। कल्चरल इनइक्वालिटी कैसे होगा, तो गलत, काटो एक को, एक गया। अब बचा आपके पास थर्ड एंड फोर्थ। ऑडिबिलिटी होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए। प्रेजुडिस बिल्कुल ही नेगेटिव वैल्यू है। प्रेजुडिस भेदभाव करके आप मतलब उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो किसी के साथ। तो आपका फोर्थ नंबर काटो, तो फोर्थ नंबर काटा, तो आपके पास बचा ऑप्शन 3 ओनली। ये मतलब आपके पास बचा ऑप्शन 3, इसका आंसर था। ईजी था, बहुत ईजी थी। असेशन नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट कम्युनिकेशन, सही है भाई। कोई संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। संचार की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन इज अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल, ये बिल्कुल सही है। पर क्या ये इसको आंसर कर रहा है, इस क्वेश्चन इसको साथ कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर 2, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिकेशन। करेक्ट सीक्वेंस देखना अपने को, सेंडर मीडियम बीच में, ये डिकोडिंग कहाँ पे, एनकोडिंग कहाँ पे गई आपकी, ये गलत है। सेंडर से डिकोडिंग तो बाद में करते हैं, अपने पहले एनकोडिंग होगा भाई। मीडियम, सेंडर एनकोडिंग ऑफ द मैसेज, मीडियम डिकोडिंग ऑफ द मैसेज रिसीवर, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सही है इसका। प्रेषक संदेश की एनकोडिंग, माध्यम संदेश की डिकोडिंग पर प्राप्त करता। आपके ना ये जो आईसीटी के क्वेश्चन डाले हुए थे वो मतलब इजी टू मॉडरेट थे, तो ये तो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एलेंचोस, एपिटेटिव मैन, आइडियल ट्राइपोलॉजी, अगधोम। ये अगर इनमें मतलब किसी स्टूडेंट को ये चारों नहीं पता था, मतलब इसको, लेकिन उसको जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस या प्लेटो की बारे में बेसिक आइडिया भी था, तो उसे पता था एपिटेटिव मैन का क्या है, मतलब ये किससे रिलेटेड है, किसकी क्वालिटी है, ये उत्पादन वर्ग के लिए अपने। तो बी का 1 होगा, तो बी का 1 आपके जाने पे सिर्फ इन 2 स्टेटमेंट में बचता है आपके, 2, 1, 3। अब सी का ऑलरेडी ऑटोमेटिकली 3 आ गया, आपका बचा एलेंचोस एंड अगधोम। अब एलेंचोस है, अब जिसको पता है एलेंचोस क्या होता है वो तो इसको मार देगा, अदरवाइज इन दोनों में से आपको तुक्का मारना पड़ेगा जिसमें मारना है। एलेंचोस का मतलब होता है डायलेक्टिक, आपका डायलेक्टिक मेथड। तो आपका एक का हो गया 4, तो एक का हो गया आपके 4, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 4। और अगदमता होता है फॉर द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इसका 4। अब ये बेसिकली ये भी मतलब मॉडरेट था, क्योंकि ये जो आपके नोट्स हैं उनके लास्ट में टर्मिनोलॉजी सारी दी हुई हैं आपके, आना चाहिए था, ये होना चाहिए था। राज्य के संबंध में अरस्तु के विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने जानबूझकर सोच विचार कर किसी भी काल में नहीं किया। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म और विकास प्राकृतिक रूप से हुआ, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं इस स्टेटमेंट में। अरस्तु राज्य को काइनोनिया अर्थात ऐसा समुदाय मानता है जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, बिल्कुल सही है। अरस्तु राज्य को समुदाय का समुदाय ही नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय मानता। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, इसमें कोई भी डाउट नहीं थे, क्वेश्चन में ईजी था ये, क्योंकि अरस्तु पहला थिंकर था जिसने स्टेट के बारे में लेंथ एंड ब्रेथ में बात की थी। उसने बोला था कि उसकी बहुत ही फेमस स्टेटमेंट भी है अरस्तु की, एरिस्टोटल की, कि इधर इफ अ पर्सन इज लिविंग विदाउट अ स्टेट, इधर ही बी अ गॉड और अ डेविल, बट ही कैन नॉट बी एन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अरस्तु के विचारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अरस्तु ने राज्य प्रबंधन को ग्रह की तुलना में उच्च कोटि का प्रबंधन माना है, फिर भी उसने ग्रह प्रबंधन को राज्य प्रबंधन का लघु रूप माना है। पहली गलत है इसमें स्टेटमेंट।
अरुण राज्य ने प्रबंधन गृह तुलना की उच्च कोटि का प्रबंधन माना है, फिर भी उसने गृह प्रबंधन को राज्य के प्रबंधन का, इस पे आएंगे अपन क्यों गलत है। अरस्तु ने राजनीतिक सत्ता का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह इस विषय पर आधुनिक युग में प्रचलित अवधारणा की व्याख्या के लिए उपयुक्त है, माइट बी नॉट। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए अनुभव मूलक पद्धति को बढ़ावा दिया और साथ में तुलनात्मक पद्धति को भी प्रयोग पद्धति का प्रयोग लिया होना चाहिए था यहाँ पे। अरिस्टोटल प्रमोटेड द एम्पेरिकल मेथड फॉर द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल्सो अडॉप्टेड द कंपैरेटिव मेथड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपके थर्ड। अब देखो जो जब अपने प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में कंपैरिजन करते हैं अपने, तब उसमें क्या बोलता है, प्लेटो बोलता है कि द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, जो एक फैमिली के जो हेडमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिमिलरली वो स्टेट के हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एरिस्टोटल इससे जो मतलब इसको क्रिटिसाइज करता है प्लेटो के इस कंसेप्ट को, वो बोलता है कि फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ स्टेट्समैन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ स्टेट्समैन। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। एक फादर हो तो 4-5 जनों को देखते हैं, स्टेट्समैन को कितने जनों को देखना होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत होते ही आपका ऑप्शन 1 नंबर कटा, आपका कटा 2, आपका कटा 4, तो आंसर आया आपका 2 और 3। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली कहीं पे भी कुछ नहीं था, बिल्कुल प्लेटो और ये अपने एरिस्टोटल का इनकी बिल्कुल बेसिक जो फिलोसफी थी वहाँ से क्वेश्चन बना था ये। तो ये भी सही। आपका राजनीतिक सत्ता का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है विश्व के आधुनिक युग में प्रचलित अवधारणा, ये बेसिकली बनाया गया है जो अपने अभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वगैरह पढ़ते हैं तो उसकी पहली व्याख्या किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी। और अरस्तु अध्ययन के लिए अनुभव मूलक पद्धति को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। इंपीरिकल मेथड को बढ़ावा देता है और उसको हमने फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो बोलते ही हैं। तो आंसर क्वेश्चन ये स्टेटमेंट थर्ड भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3 ओनली। वैज्ञानिक ज्ञान का ध्येय यह पता लगाना है कि सृष्टि में क्या अनिवार्य है, और ये जो सर्वथा अनिवार्य है वह शाश्वत है और जो शाश्वत है वह अजन्मा अमर्त्य है। यह कथन अरस्तु ने अपने निम्न में से किस पुस्तक में दिया था। ये तो भाई आपको अगर आपको पता है तो आप लगाइए, अदरवाइज इसके आगे बढ़िए। इसमें कोई वो लॉजिक कोई कुछ नहीं लग रहा है इसमें। इसका आंसर रहता वैसे द निकोमेनियन एथिक्स। ठीक है, वैसे ना थोड़ा बहुत जो खास करके प्लेटो एरिस्टोटल है, इनकी जो बड़ी बड़ी किताबों में कि बड़ा बड़ा क्या है ना, एक बार देख लेना। अरस्तु ने अपने विचारों में संपत्ति विभाजन से निम्नलिखित में कौन से प्रकार बताए। सार्वजनिक अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग, सार्वजनिक अधिकार और व्यक्तिगत प्रयोग, व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग, व्यक्तिगत अधिकार और व्यक्तिगत प्रयोग। इस क्वेश्चन की बेसिकली स्ट्रक्चरिंग में गलती थी, क्योंकि एरिस्टोटल इन ये चारों ही प्रकार बताता है, बट उसने जो सबसे मतलब बेस्ट बताया था ना वो था ये आपका थर्ड, व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग, दैट द प्राइवेट ओनरशिप एंड द पब्लिक यूज। बताया तो इसने चारों का था, लेकिन इसने सबसे बेस्ट इसको बताया। तो इसका क्वेश्चन वैसे तो बेसिकली फ्रेमिंग ऐसे होनी चाहिए थी कि ऑप्शन ओनली 3 वाज करेक्ट। ठीक है, इसके बोनस नंबर दे दिए जाएंगे आपको। अरस्तु के नागरिकता संबंधी दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरस्तु के लिए नागरिकता एक सक्रिय क्रिया है जो केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जिनके पास राज्य के न्यायिक और विमर्शात्मक अंगों में भाग लेने की क्षमता है। बिल्कुल सही है। अरस्तु ने अच्छे मनुष्य को अच्छे नागरिकों के गुण के बीच में अंतर किया है। उनके अनुसार एक श्रेष्ठ राज्य में ही ये दोनों गुण एक व्यक्ति में पूर्णतः समाहित हो सकते हैं। अरिस्टोटल डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ ए गुड मैन एंड अ गुड सिटीजन। अकॉर्डिंग टू हिम ओनली इन आइडल स्टेट कैन बोथ दीज क्वालिटीज बी फुली एम्बॉडीड इन अ सिंगल इंडिविजुअल। बिल्कुल स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। शारीरिक श्रम करने वाले मैकेनिक और श्रमिक नागरिकता से वंचित करने का मुख्य तर्क उनकी बौद्धिक अक्षमता नहीं बल्कि उनके पास अवकाश का अभाव है। बिल्कुल सही है। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का आधार रक्त का वंश नहीं होकर राज्य के प्रति किया गया योगदान है। बिल्कुल सही। इसमें चारों स्टेटमेंट सही, इसमें कोई भी इशू नहीं है। For the Aristotle, citizenship is an active function limited only to those individuals who have the capacity to participate in the judicial and the deliberative organ of the state. Aristotle पहला बंदा था जिसने आपकी एक्टिव सिटीजनशिप की बात की थी कि किसी के कहीं पे जन्म लेने से वो स्टेट का सिटीजन नहीं बन जाता जब तक वो उसके पॉलिटिकल फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये भाई साहब अरस्तु ने पहली बार अरस्तु नहीं बोला था। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही होगी। थर्ड स्टेटमेंट, द मेन आर्गुमेंट ऑफ एक्सक्लूडिंग द मैकेनिक एंड द लेबर फॉर द सिटीजनशिप वाज नॉट देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बट देयर लैक ऑफ लेजर। बिल्कुल सही है। जब तक अरस्तु बोलता था जब तक इनके पास लेजर नहीं होगा तो सोचेंगे कैसे, इसी के लिए इन्होंने इसको बार किया था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। फोर्थ में अरस्तु बेसिस ऑफ सिटीजनशिप इज नॉट द लीनिएज ऑफ बर्थ बट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द स्टेट। ये चारों स्टेट एक दूसरे को ना
ये मतलब सब्स्टिट्यूट कर रही हैं, मतलब सॉरी मतलब एक दूसरे का सपोर्ट ही कर रही है स्टेटमेंट्स। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपके फर्स्ट स्टेटमेंट का सपोर्ट कर रही है, ढंग से पढ़ोगे तो आप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 2 3 4। ये बेस बिल्कुल, ये क्वेश्चंस लेंदी हैं पर इनमें वो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है या कुछ और है। ये टाइम कंज्यूमिंग था ये पेपर। इस पेपर को आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप इसमें 100% अटेंटिव होके आप इसको पढ़ पा रहे हो। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में विभिन्न भाग और उनके संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका दूसरी पुस्तक में क्या है, तत्कालीन राज्यों की समीक्षा। ठीक है, तीसरी पुस्तक में आपकी क्या है, नागरिकता। पांचवी पुस्तक में आपके क्या है, क्रांति के कारण। और छठी पुस्तक में आपके क्या है, लोकतंत्र को स्थिर हेतु उपाय। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसका आंसर होगा 4। अगर आपको इनके बारे में पता है तो अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज इसमें कोई तुक्का मारने वाला या मतलब लॉजिकली आप किसी कैसे पहुंच जाए इसकी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो या तो इसके स्किप करते या जिसको इनकी पुस्तक की इनके बारे में नॉलेज थी वो इसको मारता, अदरवाइज इसमें तुक्का वगैरह मारने वाला कुछ नहीं था। अगर तुक्का मारते नेगेटिव होता आपका। प्लेटो के प्रत्ययवाद और अरस्तु के यथार्थवाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन उनके तात्विक अंतर को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करते हैं। प्लेटो के आकार और पदार्थ करते, ठीक है। प्लेटो आकार और पदार्थ को अविभाज्य मानते हैं जबकि अरस्तु उन्हें पूरी तरीके से अलग मानते हैं। प्लेटो कंसीडर्स फॉर्म एंड मैटर्स टू बी इनसेपरेबल। नहीं, बिल्कुल ही गलत है। वो तो सबसे पहले डिफरेंशिएट ही आइडिया एंड फॉर्म में करा, इसमें आइडिया में और जो आपके रियल लाइफ के जो थिंग्स होती हैं उनमें करता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहली गलत। अपने को बताना क्या है, अंतर सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करता है। सही स्टेटमेंट बतानी, कौन से कथन उनके तात्विक अंतर को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत आपके। प्लेटो के अनुसार सामान्य विशेष वस्तुओं में निहित है जबकि अरस्तु के अनुसार वस्तुओं से परे एक स्वतंत्र जगत में विद्यमान है। अकॉर्डिंग टू द प्लेटो यूनिवर्सल्स आर inherent in the particular objects whereas according to the Aristotle they exist in separate independent world beyond objects। नहीं, ये भी गलत है। both philosophers agrees that the visible world is the only reality। नहीं, प्लेटो तो मानता था इसको, रियलिटी नहीं मानता था विजिबल वर्ल्ड को। फॉर द प्लेटो ट्रू नॉलेज लाइज इन द इंटेलेक्चुअल कंटेम्पलेशन ऑफ फॉर्म्स वेयर एज फॉर एरिस्टोटल नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू द एम्पिरिकल स्टडी ऑफ द फॉर्म्स इनहेरेंट इन विद इन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। अब ये बिल्कुल सही, आप पीछे पहले क्वेश्चन ही करके आए थे तब वो बोल ही रहा था उसमें कि ये एम्पिरिकल नॉलेज, एम्पिरिकल स्टडीज का उसको उसने यूज़ किया था। ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट दोबारा ये रिपीट कर रही है। और प्लेटो ट्रू नॉलेज लाइज इन द इनिशियल इंटेलेक्चुअल कंटेम्पलेशन ऑफ फॉर्म्स, इस चौथे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्लेटो के लिए वास्तविक ज्ञान आकारों के बौद्धिक चिंतन में था जबकि अरस्तु के लिए ज्ञान विशेष वस्तुओं के भीतर निहित आकार का अनुभवजनक अध्ययन था। इसमें ये क्वेश्चन डुएबल था बट इसके लिए आपको सबसे ये मतलब पहले तो चारों स्टेटमेंट आपको पढ़ना था, इनको इंटरप्रिटेट करना था। ये क्वेश्चन हार्ड था क्योंकि इनकी लैंग्वेज टफ थी इसलिए, पर डुएबल था क्वेश्चन। अरस्तु का मानना था कि संविधान एक कानूनी संरचना है न कि नैतिक आत्मा या भावना। ठीक है, प्लेटो ने जहां कानून का पालन करने वाले व न करने वालों के आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया, वह अरस्तु ने शासकों की संख्या में शासकों के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किया। ठीक, प्लेटो कानून का पालन न करने वाले, द लॉज में यही बोलता है, पालन के करने वाले न करने वालों को उसको डिफ्रेंशिएट करता है। एंड वर्गीकृत सॉरी स्टेट्समैन में। और ठीक है, अरस्तु ने शासकों की संख्या, ये भी बिल्कुल दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट पढ़ो आप। अरस्तु का मानना था कि संविधान एक कानूनी संरचना है न कि नैतिक आत्मा व भावना। नहीं, इसने कभी नहीं बोला। पहली स्टेटमेंट गलत है आपकी। तो पहली स्टेटमेंट गलत होती है, आपका आंसर होता है 2। ये काइंड इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना दिमाग लगाना नहीं था। क्योंकि अगर आप अरस्तु को जाओगे जानना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए जाता है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वो बोलता ही वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी राज्य की मूलभूत विशेषता है। राज्य एक जू पॉलिटिकॉन है। राज्य होता है या इंडिविजुअल होता है? इंडिविजुअल जू पॉलिटिकन होता है कि वो अरस्तु बोलता है कि इंडिविजुअल बिना स्टेट के रह ही नहीं सकता। तो राज्य के लिए बात नहीं बोलता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है आपकी। पहली स्टेटमेंट काटो तो आपके पास 2 और 4 बच गए। तो आपको चेक करना है सिर्फ कौन सा मूलभूत विशेषता है, मेरे कथनों में सही को फाइंड आउट करना है। तो आपको चेक करनी है थर्ड स्टेटमेंट। राज्य के अंतिम में पूर्ण संस्था बिल्कुल बोलता है, यही बोलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। अब राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है, बिल्कुल सही है। राज्य एक अंतिम पूर्ण संस्था है, ये भी बोलता है अरस्तु बोलता है कि एक इंडिविजुअल है ना, कभी अपनी सारी नीड्स खुद से फुलफिल नहीं कर सकता। तो खुद से फुलफिल नहीं कर सकता तो क्या करता है वो? सबसे पहले फैमिली बनाता है।
फैमिली सारी नीड्स उसकी पूरी नहीं कर सकती तो वो एक सोसाइटी बनाता है। सोसाइटी सारी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकती, स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इंडिविजुअल की सारी नीड्स फुलफिल कर सकता है। तो स्टेट एक पूर्ण संस्था है और स्टेट एक आत्मनिर्भर संस्था है। ठीक है, स्टेट इज फाइनल एंड कंप्लीट इंस्टीट्यूशन, द स्टेट इज अ सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूशन। ये तीन दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपके। और यहाँ पे देख लें, स्टेट इज नॉट द जू पॉलिटिकॉन, इट्स द इंडिविजुअल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो अरस्तु के शक्ति पृथक्करण के दृष्टिकोण से संबंधित है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एरिस्टोटल व्यू द सेपरेशन ऑफ द पावर। कथन एक, अरस्तु ने शासन संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए असेंबली नामक संस्था को लिखित किया जिसमें सभी नागरिकों उसके सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपका आ जाता है कथन दो, शासन व प्रशासन करने वाले अधिकारियों को अरस्तु न्यायिक अधिकारी कहता है। नहीं, मजिस्ट्रेटिक ये न्यायिक में ये नहीं आते, इसके शासन में प्रशासन करने वाले अधिकारी। अरस्तु का शक्ति प्रथन का सिद्धांत कार्यात्मक विशिष्टता पर आधारित था, न कि आधुनिक अर्थों में अवरोध और संतुलन के सिद्धांत पे। बिल्कुल सही है। दूसरा काटते ही दूसरा काटो, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बोलता, इनको मजिस्ट्रेटियल बोलता है ये। ठीक है, वो 3 पार्ट बताता है, डेलिब्रेटिव, जुडिशियल एंड जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उनको मजिस्ट्रेट बोलता है ये। अरस्तु के अनुसार एक उत्तम सरकार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? अधिसम्मत शासन, रूल ऑफ लॉ, इच्छुक प्रजा की सरकार, गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द पीपल, सार्वजनिक हित में शासन, गवर्नेंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट, पैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। जनता की निष्क्रिय भागीदारी की बात करता है या सक्रिय भागीदारी की बात करता है? सक्रिय भागीदारी होता है, इसका मेन कंसेप्ट यही है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन। चौथी स्टेटमेंट गलत आपकी, चौथी गलत हुई, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, 1 2 3 सही। सिर्फ एलिमिनेट सिंपल बेसिक की पकड़ना था, इजी था क्वेश्चन, इसमें कोई वो हार्ड वाला नहीं था, ये क्वेश्चन डुएबल करना चाहिए था। अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरस्तु के अनुसार क्रांतियों का सबसे सामान्य और प्रधान कारण असमानता है, विशेषकर जब लोग अपनी योग्यता के अनुपात में कम अधिकार प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल सही है। अरस्तु ने बताया कि गुटतंत्र में समानता और जनतंत्र में असमानता की मनोवैज्ञानिक इच्छा क्रांति का कारण है। इस पे आते हैं अपने क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट पे। अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने के लिए मध्यम वर्ग की प्रधानता वाले शासन यानी पॉलिटी को सबसे स्थायी समाधान माना है। ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। कारण इसका ओलिगार्की होता है ना, ओलिगार्की। ठीक है, जब कुछ लोग मिलकर शासन करते हैं तो जो नीचे वाले तबका होता है उसमें फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी आती है। तो वो बोल रहे हैं कि उनमें ऐसा क्या है कि जो हमारे पास नहीं है, तो वो डिमांड करते हैं समानता। तो गुटतंत्र में आपके समानता की मांग होती है, और जो डेमोक्रेसी होते हैं तो डेमोक्रेसी के अंदर जो एलिट्स होते हैं, ठीक है, जो एलिट वर्ग होता है वो सोचता है कि जब हमें ज़्यादा मतलब रीजन है, हम ज़्यादा केपेबल हैं, तो हम इनके बराबर कैसे हैं। तो वहाँ पे राइज होती है डिमांड असमानता की, इनइक्वालिटी की। तो जो आपकी जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसमें असमानता की मनोवैज्ञानिक इच्छा क्रांति का कारण है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा 1 2 3, आंसर ऑप्शन नंबर 4। मैकियावेली द्वारा उपयुक्त शासन प्रणाली के संबंध में दिए गए विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैकियावेली के अनुसार किसी देश के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली का निर्णय करते समय वहां के लोगों के चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्रिंस में मैकियावेली ने मान्यता रखी है कि जिस देश में लोग सच्चरित्र हो उनके लिए गणतंत्र उपयुक्त होगा, क्योंकि वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में मैकियावेली ने उन सभी मुक्तियों का विवरण दिया है जो राजतंत्र के अंतर्गत कुशल शासक को अपनानी चाहिए। ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था एग्जाम लाइक कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे इनने द प्रिंस में ये बात नहीं बोलता, द डिस्कोर्स ऑन लिवी में बोलता है, और जो ये बात है ये द प्रिंस में बोलता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स का इंटरचेंज किया गया इस क्वेश्चन में। वैसे भी आपने बोलते हैं द प्रिंस में बोलता है कि द प्रिंस हैज़ टू बी रूथलेस, क्योंकि जो पीपल होते हैं उनका मतलब ये फियरफुल होते हैं, कावर्ड होते हैं, ये सारी बातें वो प्रिंस में बोलता है। तो एक लॉजिक से भी आप इसको एलिमिनेट करके आ सकते थे आंसर पे, बट फिर भी थोड़ा हार्ड था। यहाँ पे आपको दोनों का पूरा मतलब इसकी नॉलेज होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसका आंसर
स्टेटमेंट सिर्फ एक सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली, केवल ऑप्शन नंबर 3 केवल एक सही। मैकियावेली के संबंध में नीचे दिए गए निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। मैकियावेली ने राजनीति को तत्व मीमांसा और धर्म मीमांसा के प्रतिमानों से मुक्त करके ऐतिहासिक एवं यथार्थवादी आधार प्रदान किया। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैकियावेली ने राज्य को चर्च की बेड़ियों से मुक्त किया था उस टाइम, और जो रियलिस्ट थिंकिंग थी उसका जनक भी इसी को बोला जाता है। मैकियावेली की आधुनिकता का सबसे प्रमुख लक्षण ऐतिहासिक विधि का प्रयोग है, और उसने ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करते समय वैज्ञानिक पद्धति का सही निर्वाह किया। Machiavelli, the most prominent feature of the Machiavelli's modernity is the use of the historical method, and while using the method, he correctly followed the scientific approach. ठीक है, द मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक मानने का एक आधार यह है कि उन्होंने प्रभु सत्ता की अवधारणा का निरूपण किया। द फादर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इज दैट द फॉर्मुलेटेड द कांसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। So carefully choose the correct answer. Machiavelli, which of the following statement is related to Machiavelli? Carefully choose the correct answer. इसमें आपको correct statement बताना है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उत्तर का चयन किए। ठीक है, मैकियावेली ने आधुनिकता सबसे प्रमुख लक्षण ऐतिहासिक विधि का प्रयोग, ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो बिल्कुल सही है साहब, कि उसने ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया था, लेकिन क्या उसने इसको साइंटिफिक मेथड से प्रयोग किया था? साइंटिफिक मेथड में बेसिकली ये आ जाता है कि जब आप किसी मेथड का प्रयोग करें तो अनबायस्ड होकर करें, लेकिन मैकियावेली ने क्या किया था? मैकियावेली ने किया था हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स का प्रयोग चेरी पिकिंग में, मतलब जो इसको अच्छा लगा वो उसने यूज किया। तो कंप्लीट हिस्टोरिकल मेथड का यूज किया, इसने हिस्टोरिकल मेथड का यूज किया, लेकिन उसने चेरी पिकिंग की, उसको कंप्लीट साइंटिफिक वे में यूज नहीं किया। तो आपको स्टेटमेंट बी गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है आपका। तो दूसरा कटा आपके पास बचे ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, केवल 1 और 3 या केवल 1 सही। अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़ो। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक मानने का एक कारण है कि उन्होंने प्रभु सत्ता की संपूर्ण अवधारणा का निरूपण किया। नहीं, इसने नहीं दी थी, वो जीन बोर्डिन ने दी थी आपकी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, तो आपका ऑप्शन आंसर हुआ ओनली 4। ये हार्ड था क्वेश्चन, हार्ड था, बट जिनके थोड़े से कंसेप्ट सही थे वो डुएबल भी था। ये थर्ड स्टेटमेंट तो अपने बहुत जगह आया भी हुआ है, बहुत बार पढ़ते भी है, तो थर्ड भी काटते हैं ना, अपने थर्ड स्टेटमेंट से भी काटते हैं, तो आपका ये कटता है। ठीक है, और आप इसको है ना, डुएबल था ये क्वेश्चन, लेकिन एलिमिनेशन से आपको से मान लो आप सेकंड स्टेटमेंट में उलझ भी गए, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट अपने सभी ने पढ़ा है कि जिसका जो प्रभु सत्ता की अवधारणा का निरूपण किसने किया था? जीन बोर्डिन ने। तो थर्ड स्टेटमेंट काटो आप। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट काटो, तो पहला दूसरा तीसरा गया, आपका पहला तीसरा गया, तो आपके पास बचा 1 और 2। तो फिर भी आपको लेकिन 2 का तो पता होना चाहिए था। ठीक है, हार्ड था ये क्वेश्चन, इसका आंसर 4 ही था। मैकियावेली द्वारा प्रिंस को दी गई सलाह के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? प्रिंस को परंपरागत नैतिकता की बजाय धर्म का आधार बरकरार रखना चाहिए। प्रिंस को समझौते की नीति अपनानी चाहिए और मजबूत राज्य की बजाय कमजोर राज्य का साथ देना चाहिए। प्रिंस को सभ्य लोगों के लिए कानून और असभ्य लोगों के लिए ताकत का प्रयोग करना चाहिए। प्रिंस को हमेशा भूतकाल के महान व्यक्तियों से सीख लेनी चाहिए। अब पहली स्टेटमेंट देखो, परंपरागत नैतिकता की जगह धर्म का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही था। उसने बोला था कि उसको प्रिंस को इरिलीजियस नहीं दिखना लोगों के बीच में, उसको धर्म को यूज करना चाहिए लोगों को कंट्रोल करने के लिए। पहली स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। प्रिंस को समझौते की नीति अपनानी चाहिए और मजबूत राज्य की बजाय कमजोर राज्य का साथ देना चाहिए। क्यों भाई? वो तो मतलब इतना रियलिस्ट था, वो क्यों ऐसा सजेशन दे? तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट काटो आप। ऑप्शन आ गया, आपका आंसर आ गया 1, 3, 4। प्रिंस को सभ्य लोगों के लिए कानून, असभ्य लोगों के लिए ताकत का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही, इसमें बहुत ईजी थी ये। प्रिंस को हमेशा भूतकाल में महान व्यक्तियों से सीख लेना चाहिए, जैसे आपने पीछे डिस्कस भी किया था। तो इसका 4th स्टेटमेंट था। ये ईजी था क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं था। वैसे इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा तो इन 2 स्टेटमेंट्स में हुआ होगा, बाकी क्वेश्चन ईजी। ये 3rd और 4th तो बिल्कुल ईजी थे, डुएबल था क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ जाओ, मैकियावेली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में उनसे संबंधित विद्वानों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इनमें तो या तो आपको इनको पढ़ रखा होगा तो मतलब कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप गैस भी मारोगे तो विलियम टी ब्लूम का मार लोगे कि उसने आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि ब्लूम जो मॉडर्न अपने पॉलिटिकल साइंस है उनसे रिलेटेड बिहेवियरिज्म में अपने इनका जिक्र आता है। तो ए से आप 3 मारोगे तो भी आपके पास 2 ऑप्शन 50% पे पहुंच जाओगे, लेकिन बाद में आपको आगे खुद से वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ग्रेटिल ने इसको आधुनिक राजदर्शन का जनक बोला था, तो डी का 1।
डी का 1, तो इसका आंसर आपका 4 आएगा। ठीक है, बी का सेबाइन ने इसको बोला था, सेबाइन ने इसको बोला है युग परिवर्तन का शिशु, यहाँ से भी ये भी सही था। अगर ये भी सभी को पता होता, सेबाइन का अपने सभी पढ़ते हैं, तो अगर आपने पहले बी में को 4 के साथ मिलाते तो भी आपके पास ये 2 कट के 2 स्टेटमेंट बच रहे थे। तो आपको ये तो पता होना चाहिए था, मतलब ये अगर चारों आपको पता है तो आपको आंसर हो पाता। तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, निम्नलिखित में किसने मैकेवली को स्वतंत्रता प्रेमी तथा गणतांत्रिक मैकेवली ने हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिगार्डेड मैकेवली एज द लवर ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिकनिज्म, स्पेलिंग एरर था यहाँ पे। ठीक है, तो मोरिजियो विरोली, सेबाइन, क्विंटन स्किनर, जॉन पिकॉक, इसमें से जिसको पता था वही कर, इसमें कोई वो लॉजिक या तुक्का लगाने वाला वो नहीं था। ठीक है, तो इसको सेबाइन ऐसा नहीं बोलता। सेबाइन बेसिकली इसके जो प्रिंस है उसकी ही व्याख्या ज़्यादा करता, रिपब्लिकनिज्म के बारे में ही नहीं बोलता। तो इसका आंसर 1, 3, 4 था। मैकेवली की सार्वभौमिक अहमवाद की संकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैकेवली के समस्त विचारों का आधार मानव स्वभाव है और उनके अनुसार मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी, लालची व डरपोक होता है। बिल्कुल सही है, मानव स्वभाव को मानता है, उनके अनुसार मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी, लालची व डरपोक होते हैं। बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है, तो ये बिल्कुल पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैकेवली के अनुसार मानव स्वभाव परिवर्तनशील होता है और जो समय के साथ अनुसार बदलता रहता है। नहीं, ये ऐसा कभी नहीं बोलता। ये बोलता है कि ह्यूमन नेचर को स्टडी करो, क्योंकि ह्यूमन नेचर का वो स्थायी होता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसलिए दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट गलत होते ही आपकी ऑप्शन ये कटा और आपका ऑप्शन ये कटा, ये कटा। इसका आंसर 1, 3 और 4। बाकी चौथे स्टेटमेंट को चेक कर लो। मैकेवली और होब्स के मानव चरित्र के संदर्भ में साम्यता है, बिल्कुल सही है। देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन मैकेवली एंड होब्स विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन नेचर, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, जहाँ प्लेटो व अरस्तु राजनीतिक को सहयोग, सामान्य अच्छाई व जैविक अन्योन्याश्रितता वाली गतिविधि मानते हैं, वही मैकेवली राजनीति को अनिवार्य रूप से शक्ति के लिए संघर्ष मानते हैं। वेयरएज प्लेटो एंड एरिस्टोटल कंसिडर पॉलिटिक्स एज एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन, कॉमन गुड एंड ऑर्गेनिक इंटरडिपेंडेंस, द मैकेवली कंसिडर्स द पॉलिटिक्स टू बी द एसेंशियली द स्ट्रगल ऑफ पावर। बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत था आपका। सेकंड स्टेटमेंट भी, अगर मैकेवली इतना प्रिंस पे इतना जोर क्यों देता है कि उसको ह्यूमन नेचर को समझो, अगर ह्यूमन नेचर चेंज होता रहता तो ह्यूमन नेचर को अपना बेस ही क्यों बनाता वो। ठीक है, तो आपके सेकंड स्टेटमेंट लॉजिक से भी गलत हो रही, तो सेकंड स्टेटमेंट करते आपका आंसर आ रहा था 1, 3, 4। मैकेवली नैतिकता को राज्य के लिए संकट मानता है और उन्होंने नैतिकता को व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिकता में विभाजित किया है। ठीक है, नैतिकता व्यक्तिगत सार्वजनिक नैतिकता के लिए विभाजित, बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। Machiavelli considers morality to be the danger of the state and he divides the morality into the personal morality and public morality, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, Machiavelli राजा को नैतिकता के यांत्रिक प्रयोग की सलाह देता है। The Machiavelli advises the ruler to make a mechanical, और मैकेनिकल की जगह वैसे तो इंस्ट्रूमेंटल आना चाहिए था यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंटल यूज होता है ज़्यादा सही वर्ड। इंस्ट्रूमेंटल यूज ऑफ मोरालिटी, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3, Machiavelli completely separates politics from the morality. According to him, politics is concerned with the state, whereas the morality and virtues are personal matters of individual. बिल्कुल सही है। इन तीनों स्टेटमेंट में बिल्कुल बेसिक है Machiavelli की, इन में तीनों में आपको कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए था। तो इसका आंसर 1, 2, 3 है, सभी सही। Machiavelli के ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Machiavelli का मानना था कि मानव स्वभाव अपरिवर्तनीय है, इसलिए अतीत की घटनाओं के भविष्य के लिए सबक सीखे जा सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बोला था। अगर है ना, ये भी क्वेश्चन आपके मतलब पहले 2 या 3 क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन आया था, अगर वापस आपके सामने ये रिपीट होता है तो आपको यहाँ से भी देखना चाहिए था ये। ठीक है, तो पहले को बिल्कुल सही। उन्होंने अपने सिद्धांतों के पुष्ट करने के लिए प्राचीन रोम के इतिहास, विशेषकर लिवी के कार्यों का गहन विश्लेषण किया। ये भी स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। तो इसका आंसर था केवल कथन 1 और 2 दोनों सही, इसमें कोई डाउट नहीं था। ये आपके बिल्कुल बेसिक से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मैकियावेली एक साहसी नवप्रवर्तक थे जो अनैतिकताओं और निंदाओं का आपूर्ति करता है, जो गणतंत्रवाद और निरंकुशता में अंतर नहीं करता? हु स्टेटेड दैट मैकियावेली वाज अ बोल्ड इनोवेटर एंड सप्लायर ऑफ immoralities and condemnations who does not distinguish between the republicanism and absolutism? इस क्वेश्चन का अगर आपने ये क्वेश्चन इसके ऑप्शंस पढ़ रखे हैं तो आपका सही होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को स्किप मारने वाला था। इसका वैसे तो आंसर है ये हर्बर्ट मेंस।
ये स्किप मारने वाला क्वेश्चन था। लोक के राजनीतिक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ट्रीटीज फिल्मर की आलोचना थी, जबकि सेकंड ट्रीटीज राज्य स्थापना की व्याख्या है। सही है। द ट्रीटीज में लोक ने आज़ादी, सहमति और संपत्ति को वैध राजनीतिक सत्ता के मुख्य सिद्धांतों के रूप में पेश किया। द लिटिल लोक ने आज़ादी, संपत्ति के वैध राजनीतिक सत्ता के मुख्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है। राजनीतिक सत्ता के उदय की व्याख्या के लिए लोक ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया, जो पूर्ण समानता और आज़ादी की अवस्था थी। ठीक है। लोक ने राजनीतिक सत्ता के उदय संबंधी फिल्मर के बाइबलवाद के सिद्धांत के बिना धार्मिक आधारों के त्याग के स्वीकार किया। उसने इसको स्वीकार किया था या अस्वीकार किया था? अस्वीकार किया। तो चौथी स्टेटमेंट आपकी गलत है। चौथी होते ही आपका ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। अब आपको देखना है केवल 2-3 या 1-2-3। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट फिल्मर की आलोचना में, जबकि सेकंड स्टेटमेंट राज्य स्थापना की व्याख्या, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। लोक की प्राकृतिक अधिकार और संपत्ति संबंधी विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक की दृष्टि में मानव इस धरती के ट्रस्टीज हैं, जिन्हें बिना कुछ बर्बाद किए निर्माण कार्य करना चाहिए। लोक के चिंतन में प्यूरिटन नैतिकता के दर्शन का प्रभाव था। अकॉर्डिंग टू द लोक, द ह्यूमन बींग्स आर ट्रस्टीज ऑफ द अर्थ एंड शुड इम्प्रूव इट विदाउट वेस्टिंग इट। लोक्स थॉट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्यूरिटन मोरल फिलोसफी। बिल्कुल सही है। ट्रस्ट बनाने की और ट्रस्ट से रिलेटेड जो थ्योरी थी वो सिर्फ लोक की थी भाई, लोक भाई साहब की थी। तो ये बिल्कुल सही है। लोक के अनुसार संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है और प्राकृतिक जीवन में उदित हुई है, इसलिए वह सरकार से पहले विकसित हुई है। बिल्कुल सही है। राइट टू प्रॉपर्टी के लिए ही लोग फेमस है और इसी के लिए इसका सीबी मैकफर्सन इसको क्रिटिसाइज भी करता है। इसको सीबी मैकफर्सन की फेमस भी इसको बोलता है थ्योरिस्ट ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। संपत्ति के सामाजिक चरित्र के कारण लोक ने सीमित सरकार और व्यक्तिगत अधिकार वाले न्यूनतम राज्य का विचार पेश किया और सरकार का उत्तराधिकार सिद्धांत स्वीकार किया। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपके ये पहला भी सही है, आपका दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसके आंसर हो गए 1, 2, 3। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जॉन लोक को अभिव्यक्त नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब्स द जॉन लोक? प्रोपोनेंट ऑफ कैपिटलिस्ट फिलोसफी, बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी। एडवोकेट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट एंड लिमिटेड सोवरेनिटी, बिल्कुल सही है। फादर ऑफ रैशनलिज्म, नहीं, इसको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म बोला जाता है। फादर ऑफ रैशनलिज्म तो आपका डेस्कार्टे था। ओरिजिनेटर ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरलिटी, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर था 3। इसका आंसर था ओनली 3। बुद्धिवाद का पिता नहीं था। जॉन लोक की मानव विवेकशीलता के संबंध में दिए गए विचारों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जॉन लोक की मानव विवेकशीलता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जॉन लोक्स व्यू ऑन द ह्यूमन रैशनैलिटी। According to the Locke, we are equal not because we belong to the human species, but because we possess the capacity of reason and abstract thinking। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लोक के अनुसार हम सब बराबर हैं, इसलिए नहीं है कि हम इंसान नामक प्रजाति से हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास तर्क और अमूर्त सोचने की शक्ति है। बिल्कुल सही है। लोक के अनुसार मानव एक विवेकशील प्राणी है तथा विवेकशीलता होने के कारण ही वह अपने हित का सर्वोच्च निर्धारक होता है। लोक अपने दर्शन में संपत्तिशाली वर्ग तथा संपत्तिहीन वर्ग में विवेकशीलता के आधार पर कोई विभेद नहीं करता। नहीं, अगर ये विभेद नहीं करता तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ से लेके आता? तो ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन भी डुएबल था, बट बात है कि ये लेंदी था, इसमें लास्ट में जाके इसमें आपसे गलती करवाई है। तो बेसिकली आरपीएससी भी ये ट्रेंड फॉलो कर रही है, को क्वेश्चन को लास्ट में जाके कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस करती है। तो आपको स्टेटमेंट पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने के बाद में उसमें कमिट होना है कि वो सही है या गलत है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही। निम्नलिखित में किस विद्वान ने तर्क दिया था कि समझौते के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि यदि प्रभु सत्ताधारी समझौते की शर्तों का उल्लंघन करे और सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करे तो व्यक्तियों को अधिकार होगा कि वे शासन से छीन लें और उसकी दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को दे दें। Which of the following thinker argued that through an agreement it is decided that if the sovereign violates the terms of the agreement and governs against the public interest, then the people have the right to withdraw authority from the government and transfer to another person। सबसे ज़्यादा right to property के बारे में बोलने वाला थिंकर कौन था? एक ही था भाई साहब, जॉन लोक। होब्स ऐसा नहीं बोलेगा, रूसो नहीं बोलेगा, कार्ल जंग, तो कौन था? जॉन लोक था इसका आंसर।
निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन जॉन लॉक के राज्य के स्वरूप के संबंध से असंगत है? Which of the following statements is incorrect with the John Locke's concept of the state? लोक का राज्य एक सीमित राज्य है, वह है निरंकुश राज्य नहीं, बिल्कुल सही बात, ये सही है। ये जिन अपने को असंगत इनकरेक्ट देखना है तो पहली स्टेटमेंट अपने ऑप्शंस के लिए गलत होगी, लेकिन इसको एक बार एक राइट मानो, बाद में इसको नीचे देखेंगे। इनका राज्य पुलिस संरचनात्मक राज्य है जिसका कार्य केवल चौकीदारी के रूप में जनता की रक्षा करना है, बिल्कुल सही है, राज्य को सही डिफाइन कर रहा है। लोक का राज्य सीमित हस्तक्षेपवादी राज्य है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में युक्ति युक्त हस्तक्षेप करेगा। लोक स्टेट इज लिमिटेड इंटरवेंशनिस्ट स्टेट विच मेक्स रीजनेबल इंटरफेरेंस इन द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्या लोक अपने राज्य को अलाउ करता है इंडिविजुअल की पर्सनल अफेयर में इंटरफेयर करने के लिए? नहीं करता। लोक का राज्य नाइट वॉचमैन स्टेट है। ठीक है, ये कभी अलाउ नहीं करेगा उसको इंटरफेयर करने के, तो आपकी तीसरी स्टेटमेंट गलत है। जब आपकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही तो पहले और दूसरे ऑप्शन को तो काट दो, दूसरा ऑप्शन गया आपका, दूसरा ऑप्शन गया तो आपके पास केवल 3 और केवल 4 बचता है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर भी एक बार चौथे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द लोक हैज रेफ्यूटेड द पैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ द स्टेट। यस, सही है ये बिल्कुल, लोक ने पैतृक राज्य की खंडन किया था, सही था। ठीक है साथियों, तो जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम वो ऐप के ऊपर करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। योर नॉलेज इज योर पावर। धन्यवाद।